अध्याय 1451 मुझे रोकने की कोशिश करो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों दिव्य दानव भेड़ियों की आंखों में दया भर गई जब उन्होंने उस जानवर को देखा जो पागलों की तरह दहाड़ रहा था। साथ ही उन्होंने पीछे हटना जारी रखा। इस बीच जब जानवर ने यह देखा तो वह और भी अधिक क्रोधित और घमंडी हो गया। अचानक आकाश से एक अदृश्य शक्ति की लहर नीचे आई। बड़े ब्लैकी और छोटे ब्लैकी ने जब ऊर्जा को महसूस किया तो उनके हाव भाव बदल गए। वे जमीन पर लेट गए जबकि उनकी आंखों में डर भरा हुआ था। ऊर्जा अत्यंत तेजी से नीचे उतरी और जानवर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उस पर दबाव पड़ने लगा। टकराना। जानवर तुरंत जमीन पर दब गया और फिर क्रैक 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 हड्डियों के उखड़ने की अनेक स्पष्ट और गूंजती हुई आवाजें गूंज रही थीं। दहाड़ दहाड़ दहाड़। जानवर लगातार दुख और दर्द से दहाड़ रहा था। हालांकि बल गायब नहीं हुआ और वह लगातार जानवर पर दबाव डाल रहा था। न केवल उसका शरीर दर्द से कांपने लगा बल्कि उसका चेहरा भी बुरी तरह से विकृत होने लगा था। हालांकि वह बल अभी भी लुप्त नहीं हुआ था बल्कि और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। अंत में वह जानवर एक तीखी चीख भी नहीं निकाल सका। अगर वह एक पल में मर जाता तो यह इतना बुरा नहीं होता। दुर्भाग्य से भले ही बल ने उसे बहुत दर्द का अनुभव कराया लेकिन उसे लगी चोटें जानलेवा नहीं थीं। वह सबसे दर्दनाक हिस्सा था। जानवर दया की भीख मांगना चाहता था, सचमुच वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इस बीच राक्षस भेड़िए और पीछे चले गए और उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। दरअसल उस दिन उन्हें जो दर्द हुआ था वह तुलनात्मक रूप से हल्का था। खासकर जब इस जानवर के साथ तुलना की जाए। उस दिन उन्हें जो दर्द हुआ वह वास्तव में काफी हल्का था। दरअसल यह बिल्कुल सामान्य बात थी। उस दिन प्राइमोर्डियल पैगोडा द्वारा उन्हें दबा दिए जाने से पहले उन्हें कुछ भी करने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन यह जानवर इतने अहंकार से काम कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है। क्या यह आदिकालीन शिवालय के प्रति तिरस्कार व्यक्त करने जैसा नहीं था? आखिरकार आदिम शिवालय के मालिक यांग ये ने भी उसके प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी उस जानवर ने वास्तव में बहुत अहंकारी व्यवहार किया था। तो क्या वह मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा था? अचानक आदि शिवालय में यांग ये का एक प्रतिरूप प्रकट हुआ। उसने क्लोन क्यों भेजा? यह स्वाभाविक था क्योंकि वह अपने वास्तविक शरीर के साथ प्राइमोर्डियल पैगोडा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार रहस्यमय महिला अभी भी उसके आसपास ही थी। जैसे ही यांग ही का क्लोन जानवर के सामने पहुंचा, उसे दबाने वाली रहस्यमयी ऊर्जा एक पल में गायब हो गई। यांग ये ने हवा में एक नजर डाली। आदिकालीन शिवालय ने कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन वह हमेशा उसकी मदद कर रहा था। वह हर पहलू में उसकी मदद कर रहा था। इसके अलावा उसके साथ उसकी कुछ मौन सहमति भी थी। ठीक इसी क्षण की तरह वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जानवर को दंडित करने के अलावा आदिकालीन शिवालय ने जानवर के खिलाफ एक और कारण से काम किया था, और वह था उस जानवर को वश में करने में उसकी मदद करना। यांग ये ने अपनी नजर हटा ली और जानवर को देखा। इस समय वह मौत के कगार पर था। इसके अलावा उसका शरीर लगातार हिल रहा था। मुझे सच में दयनीय लग रहा था। सौभाग्यवश वह अभी भी जीवित था। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरे सामने झुक जाओ, मान जाओ और यह सब खत्म हो जाएगा, मना करो और तुम यहाँ रह सकते हो। यह सरल एवं प्रत्यक्ष था। उसके पास जानवर पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। जहां तक उसका सवाल था, जानवर या तो हार मान सकता था या मर सकता था। जानवर ने अपनी आंखें खोलीं और यांग यी को देखा। इस समय उसकी आंखों में क्रूरता गायब हो गई थी और उनमें केवल कमजोरी और डर बचा था। यांग ये ने पूछा, क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? वह चुपचाप यांग ये को देखता रहा। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं आपकी अडिग भावना की प्रशंसा करता हूँ। तो फिर यहीं रहो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और चलने लगा। अचानक जानवर की ओर से एक धीमी चीख आई। यांग यी के होंठ तुरंत एक चाप की तरह मुड़ गए। दरअसल यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था, क्योंकि वह जानता था कि जानवर प्राइमोर्डियल पैगोडा में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। आदिकालीन पैगोडा की जानवरों को रोकने की क्षमता बिल्कुल भयावह थी। वह जितने भी जानवरों को जानता था उनमें से सिर्फ ज़ीर ही उससे नहीं डरती थी। आखिरकार उसने छोटे भंवर के भीतर गहन ऊर्जा के कुंड पर कब्जा कर लिया था। दरअसल प्रिमोर्डियल पैगोडा ने सिर्फ यांग ये की वजह से ज़ीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, और यांग ये यह महसूस करने में सक्षम था कि प्रिमोर्डियल पैगोडा को ज़ीर के बारे में अच्छी धारणा थी। जहां तक कारण की बात है, तो यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि प्रिमोर्डियल पैगोडा, ज़ीर और वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से एक साथ थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे हर अच्छे बुरे समय में एक साथ रहे हैं। यांग ये ने अपने विचारों को रोका, जानवर की ओर देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाया, आपकी आत्मा का एक कतरा। जानवर को स्पष्ट रूप से इसकी उम्मीद थी। भले ही वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, फिर भी उसने अपनी आत्मा का एक धागा उसे सौंप दिया। एक बार जब उसने आत्मा का धागा ले लिया, तो यांग ये ने जानवर से सवाल करना शुरू कर दिया।
अंधेरे के जंगल में जाने के लिए उसे इस जगह से गुजरना था, और अगर वह इस जगह से गुजरना चाहता था तो उसे इस जगह और इसके भीतर के खतरों की पूरी समझ हासिल करनी थी। यांग ये को स्थिति की स्पष्ट समझ हासिल करने में काफी समय बीत गया। इस जगह को बंदर पर्वत कहा जाता था। यह कितना विशाल था, यह तो उसके सामने खड़ा जानवर भी नहीं जानता था, क्योंकि वह अपने इलाके से बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अशुभ क्षेत्र के ज्यादातर जानवरों का अपना इलाका था। अगर कोई दूसरा जानवर उनके इलाके में घुसता तो वे इसे उकसावे के तौर पर लेते और तुरंत हमला कर देते। यांग यी पहले ही उसके इलाके में घुस चुका था और इसीलिए उसने हमला किया था। रॉक माउंटेन पर उसकी लड़ाई भी वैसी ही थी। यहाँ किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित था। यांग ये बहुत देर तक चुप रही। उसने जानवर से पता लगाया कि बंदर पर्वत 3 भागों में विभाजित है। रसातल उसका आधार था, इस जानवर का क्षेत्र उसका केंद्र था और उसके क्षेत्र के ऊपर एक और भाग था, बंदर पर्वत की चोटी। जानवर को नहीं पता था कि रसातल के नीचे क्या है। इसी तरह उसे यह भी नहीं पता था कि चोटी पर क्या रहता है, क्योंकि यह न तो कभी रसातल में गया था, न ही कभी ऊपर गया था। जन्म से लेकर अब तक इसने कभी भी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। यह पूर्वजों की शिक्षाओं का हिस्सा था जो इसे विरासत में मिली थी। यांग ये ने गुफा के बारे में पूछा और जानवर के जवाब से यांग ये का चेहरा काफी भद्दा हो गया। उसने जो कहा उसके अनुसार यांग ये को वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। वहां क्या था, यहां तक कि जानवर को भी नहीं पता था। उसने एक बार गुफा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वह अभी प्रवेश द्वार पर ही पहुंचा था कि किसी चीज ने उसे गुफा में खींचने की कोशिश की। यदि उसमें कुछ क्षमता न होती तो वह अपना जीवन खो देता। यांग ये ने खुद की ओर इशारा किया, राक्षस भेड़ियों की ओर इशारा किया और फिर जानवर की ओर इशारा किया। क्या हम अंदर जा सकते हैं अगर हम चारों एक साथ काम करें? जानवर ने उनकी ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। यांग ये अवाक रह गया। उनकी संयुक्त सेना कितनी मजबूत थी। हालांकि जानवर ने वास्तव में कहा कि वे गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या गुफा के अंदर की चीज हम चारों से भी ज्यादा ताकतवर है? यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला पहाड़ के ऊपर जाना है और दूसरा गुफा से होकर जाना है। आप चुने। जानवर चुप रहा। जहां तक की का सवाल है, वह यहां था, इसलिए उसे यह काम पूरा करना था। वह यूं ही मुड़कर नहीं जा सकता था, है ना? जीवन में निश्चित रूप से अनगिनत कठिनाइयां थीं। यदि वह कठिनाई आने पर रुक जाता तो क्या वह जीवन भर चक्कर लगाता नहीं रहता? वह एक आदमी था, इसलिए उसने अपने सामने आई कठिनाई का सामना करने का फैसला किया। इस बीच यांग यी ने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, इसलिए आप चुने। आपको चुनना होगा। जानवर अभी भी चुप रहा। तुम चुनने से इनकार कर रहे हो। यांग ये ने कहा, ठीक है, तो हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे। यांग ये अंधेरी गुफा से जाने के बजाय पहाड़ के ऊपर से जाना पसंद करेगी, क्योंकि कौन जानता था कि वहां किस तरह का राक्षस छिपा हुआ है। हालांकि जानवर ने अचानक अपना सिर हिलाया और अपने पंजे हिलाना शुरू कर दिया। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गुफा। जानवर ने सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, क्यों? यांग यी को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। सबसे अच्छे के अनुसार गुफा तुलनात्मक रूप से सुरक्षित थी। सुरक्षित क्यों थी? यह जानवर की सहज प्रवृत्ति थी। उसे लगा कि गुफा थोड़ी ज्यादा सुरक्षित थी। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया, अभी ठीक हो जाओ। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम निकल पड़ेंगे। मनुष्य का अंतर्ज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन ऐसे जानवरों का अंतर्ज्ञान व्यवहारिक रूप से कभी गलत नहीं होता, खासकर जब बात खतरे की आती है। अगर उन्हें लगता है कि यह खतरनाक है, तो यह निश्चित रूप से खतरनाक था। इसलिए उन्होंने इसे सुनने का निर्णय लिया। इस बीच यांग यी ने बाहरी दुनिया में अपनी आंखें खोली और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। वहां मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन वह जानता था कि रहस्यमयी महिला निश्चित रूप से अभी भी यहाँ है। दरअसल अगर वह मदद करने को तैयार होती तो उसके लिए अंधेरे के जंगल में जाना निश्चित रूप से बहुत आसान होता। हालांकि वह केवल ऐसी बात के बारे में ही सोच सकता था। आखिरकार उसे तब तक आभारी होना चाहिए जब तक वह उसे मार न दे। यांग ये जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने चारों ओर रखे दिव्य क्रिस्टलों की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने उस जानवर को एक नाम दिया था और वह नाम था ईगलेट। ईगलेट के साथ लड़ाई के दौरान उसकी बहुत सारी गहरी ऊर्जा खत्म हो गई थी और उसे कुछ चोटें भी आई थीं। इसलिए उसे अपनी सारी गहरी ऊर्जा वापस लानी थी और खुद को ठीक करना था। यांग ये अकेला नहीं था। ईगलेट को भी अपनी चोटों से उबरना था। सौभाग्य से उसके पास प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा थी, इसलिए उसकी और ईगलेट की चोटें दोनों ही तेजी से ठीक हो रही थीं। 2 घंटे बाद वे दोनों अपनी चरम अवस्था में आ गए और फिर यांग ये ने ईगलेट, बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी को बुलाया। गुफा से ज्यादा दूर नहीं। यांग ये, बिग ब्लैकी, लिटिल ब्लैकी और ईगलेट के चेहरों पर गंभीर भाव थे। ईगलेट ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने अपना पंजा हिलाना शुरू कर दिया।
यह पूछा जा रहा था कि क्या वह सचमुच वहां जाने का इरादा रखता है। यांग यी के मुंह के कोने एक चाप में मुड़ गए, बेशक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण प्राचीन म्यान से निकली और गुफा के प्रवेश द्वार से टकराए। उसी समय यांग ये की भयानक आवाज गूंजी, मैं, यांग ये, आज यहां से गुजरने जा रहा हूं। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। ईगलट के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अध्याय 1452। मैं समझता हूं, मैं सचमुच समझता हूं। यांग यी स्वाभाविक रूप से इतनी मूर्ख नहीं होगी कि बस अंदर चली जाए। अंदर जाने से ऐसा लग रहा था कि वह रक्षात्मक स्थिति में होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। इस प्रकार सबसे अच्छा तरीका यह था कि वहां मौजूद चीज को यहां लाया जाए और फिर यहां खुले में उससे लड़ा जाए। इसलिए अगर वे उससे मुकाबला नहीं कर पाते तो वे फिर भी भाग सकते थे। लेकिन अगर वे गुफा के अंदर उससे लड़ते तो युद्ध में हारने के बाद उनके पास भागने का मौका भी नहीं होता। यांग ये की तलवार की ऊर्जा हवा को चीरती हुई गुफा में प्रवेश कर गई। अनुभव करना, वह गुफा में जा गिरा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक बार जब वह गुफा में प्रवेश कर गया तो उसने कोई आवाज नहीं की। यह देखकर यांग यी और अन्य लोगों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल बाद उसके भीतर हत्या की मंशा और तलवार की मंशा उसके पुराने म्यान में उमड़ पड़ी। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और उसे गुफा पर घुमाया। ओह! तलवार की आवाज गूंजी और फिर बर्फ की सफेद तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा में चमक उठी और गुफा से टकराए। टकराना, गुफा दो टुकड़ों में कट गई। हालांकि तलवार की ऊर्जा गायब नहीं हुई, बल्कि वह तेजी से गुफा की गहराई की ओर बढ़ गई। शुरुआत में तलवार की ऊर्जा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट डाला, लेकिन उसे अचानक गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। यांग ये की भौहें आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं। क्या यह इतना शक्तिशाली है कि यह बिना कोई आवाज किए मेरी तलवार की ऊर्जा को भी नष्ट कर सकता है? शायद ऐसा नहीं है। अगर यह वाकई इतना शक्तिशाली होता तो अब तक यह खुद को दिखा चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है, यह या तो किसी कारण से यहां से बाहर नहीं आ सकता है, या यह मेरे पास मौजूद ताकतों से डरता है और हमारे वहां जाने का इंतजार कर रहा है। जहां तक बात का प्रश्न है कि उसकी तलवार की ऊर्जा बिना कोई आवाज किए कैसे गायब हो गई, उसे इस बात की बहुत जिज्ञासा थी। यांग ये ने राक्षस भेड़ियों और ईगलेट पर नजर डाली। क्या आप में से कोई अंदर जाकर देख सकता है? राक्षस भेड़िए तुरंत ईगलेट की ओर देखने लगे। ईगलेट के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यांग ये ने जब ईगलेट के चेहरे पर भद्दे भाव देखे तो मुस्कुराया, मैं मजाक कर रहा था। वह स्वाभाविक रूप से ईगलेट को वहां जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वहां के खतरे अज्ञात थे, इसलिए अगर वह ईगलेट को वहां जाने के लिए मजबूर करता तो वह स्पष्ट रूप से उसे एक जाल में फंसाने के लिए मजबूर करता। इससे ईगलेट के दिल में निश्चित रूप से आक्रोश पैदा होगा। इसके अलावा अगर वह ईगलेट का इस तरह से इस्तेमाल करता तो राक्षस भेड़िए निश्चित रूप से नाखुश होते। इसके अलावा वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। चूंकि ईगलेट उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गया था, तो स्वाभाविक रूप से वह ईगलेट के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। यांग ये की आवाज सुनकर ईगलेट का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। हालांकि यांग ये ने कहा, हम साथ साथ चलेंगे। इस बार केवल उकाबलेट के चेहरे पर ही भद्दा भाव नहीं था, बल्कि दोनों राक्षस भेड़ियों के चेहरे पर भी भद्दा भाव था। जाहिर है, वे गुफा से बेहद डरे हुए थे। यांग ये मुस्कुराया, अगर तुम डर रहे हो तो अंदर छिप जाओ। राक्षस भेड़ियों ने एक दूसरे को देखा और फिर वे यांग ये के पास चले गए। वे मूर्ख नहीं थे। आदिकालीन शिवालय में चले गए और फिर यांग ये को अकेले ही जोखिम उठाने दिया। आखिरकार अगर उन्हें आराम से रहना था तो उन्हें यांग ये के पास रहना ही था। यांग ये की बात सुनकर ईगलेट थोड़ा ललचाया, लेकिन जैसे ही उसने राक्षस भेड़ियों को यांग ये के पास खड़े देखा, वह जल्दी से यांग ये के पास चला गया ताकि यह दिखा सके कि वह भी यांग ये के साथ जाने को तैयार है। यह कोई मूर्खता नहीं थी। यांग ये ने राक्षस भेड़ियों के सिर को सहलाया और मुस्कुराया, ठीक है, चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि वहां किस तरह का अस्तित्व है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये बिग ब्लैकी पर बैठ गया और कहा, चलो चलें। बड़ा ब्लैकी तुरंत गुफा की ओर चलने लगा और छोटा ब्लैकी और ईगलेट दोनों तेजी से उनके पीछे चले गए। क्या यांग यी ने जल्दबाजी में काम किया था? दरअसल वह नहीं था। वह जानता था कि गुफा के भीतर निश्चित रूप से खतरा है। लेकिन अगर था भी तो क्या उसके पास कोई विकल्प था? उसने ऐसा किया। उसके पास दो विकल्प थे। पहला था पीछे मुड़ना और वापस लौटना, और दूसरा था आगे बढ़ना। पीछे लौटना क्या दर्शाता है? वह अच्छी तरह जानता था कि यह दर्शाता है कि उसे मौत के आने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वह प्रयास करें तो स्थिति में एक मौका हो सकता है। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, ठंडी हवा के झोंके ने उन पर हमला कर दिया। यांग ये खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका,
क्योंकि ठंडी हवा वास्तव में उस अवरोध को पार कर गई थी जिसे उसने अपनी तलवार की नीयत से बनाया था। हवा साधारण नहीं थी। यांग ये ने अपनी नज़र हटा ली और आसपास के माहौल को देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि गुफा में वास्तव में कोई धुंध नहीं थी। उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। निश्चित रूप से ठंडी हवा ने धुंध को रोक दिया था। यांग ये ने अपनी नज़र फिर से अपने आसपास की ओर घुमाई। उसने देखा कि गुफा उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। वह गुफा की छत नहीं देख पा रहा था, न ही वह गुफा की दोनों तरफ की दीवारें देख पा रहा था। आगे के क्षेत्र के लिए वह उसका अंत भी नहीं देख पा रहा था। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने बिग ब्लैकी की पीठ थपथपाई। बिग ब्लैकी उसके इरादे समझ गया और आगे बढ़ गया। चाहे वह यांग ही हो या अन्य, उन्होंने उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखी। समय बीतता गया। यांग ये और अन्य लोग लगभग 1 घंटे से आगे की यात्रा कर रहे थे, फिर भी वे अभी भी अंत तक नहीं पहुंच पाए थे। इस समय यांग ये को समझ में आया कि उसने अपनी तलवार ऊर्जा से कोई और आवाज क्यों नहीं सुनी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुफा बहुत गहरी थी और उसकी तलवार ऊर्जा बिना किसी बाधा का सामना किए आगे बढ़ गई थी। इसलिए यह संभवतः कहीं आगे निकल गई थी। बेशक उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि किसी व्यक्ति या जानवर ने इसे नष्ट कर दिया होगा। संक्षेप में कहें तो उसे अभी भी सावधान रहना था। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। सौभाग्य से उन सभी पर अंधेरे का असर नहीं हुआ और वे अभी भी सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। अचानक वे तीनों एक साथ रुक गए। अनुभव करना। एक ऐसी आवाज गूंजी जो सांप के फुफकारने जैसी लग रही थी। जब उन्होंने यह सुना तो बड़े ब्लैकी और छोटे ब्लैकी के बाल खड़े हो गए और ईगलेट के शरीर पर तुरंत ही शल्कों की एक मोटी परत उभर आई। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ ली और उसकी गहन ऊर्जा उमड़ने लगी। हालांकि कुछ समय बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यांग ये ने कहा, आगे बढ़ते रहो। बिग ब्लैकी एक क्षण के लिए हिचकिचाया और आगे बढ़ गया। हालांकि अचानक पूरी जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर गुफा के भीतर से एक भयावह आभा प्रचंड धारा की तरह बाहर निकली। यांग ये की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और फिर वह बिग ब्लैकी की पीठ से कूद गया। उसके बाद उसकी तलवार की मंशा और हत्या की मंशा पागलपन से बाहर आ गई। इस बीच बिग ब्लैकी, लिटिल ब्लैकी और ईगलेट बेकार नहीं खड़े रहे और उन्होंने जल्दी से अपनी आभा जारी की। यांग ये की तलवार की मंशा और वध की मंशा को अपनी आभा के साथ एक साथ आने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर यह गुफा की गहराई में फैल गई। टकराना। दूर से एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी, लेकिन यांग ये और अन्य लोगों के भाव बदल गए, क्योंकि उनकी संयुक्त सेनाएं वास्तव में बिखर चुकी थीं। गुफा के अंदर से एक भव्य आभा लगातार फैलती रही। हालांकि वह अभी तक उनके सामने नहीं आई थी, लेकिन उस भयानक आभा ने उन सभी को बार बार पीछे की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। वह किस प्रकार का राक्षस है? यांग यी के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी। चूंकि यांग यी और अन्य लोगों की संयुक्त सेना ने उस भव्य आभा को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह पहले से कहीं अधिक कमजोर हो गई थी। इसलिए उसकी तलवार की ऊर्जा उसे आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी। हालांकि अचानक जमीन हिलने लगी और फिर यांग ये को लगा जैसे कुछ तेजी से आ रहा है। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ ली और दूर तक स्थिर दृष्टि से देखने लगा। इस बीच बिग ब्लैकी, लिटिल ब्लैकी और ईगलेट भी यही कर रहे थे। वे पहले से ही ताकत जुटा रहे थे और किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थे। वह और करीब आ रहा था। उनकी दृष्टि के क्षेत्र में एक सिर आने में अधिक समय नहीं लगा। कैसा सिर? सांप का सिर। सांप का एक विशाल सिर। यह कितना बड़ा था? इसकी एक आंख ही यांग यी के पूरे शरीर से बड़ी थी। चाहे वह यांग यी हो, राक्षस भेड़िए हों या ईगलेट हों, वे सभी सांप के सिर के सामने बेहद छोटे लग रहे थे। हमला करो। जैसे ही यांग ये ने आदेश दिया, वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो सांप के सिर की ओर बढ़ गई। दूसरों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे बढ़कर अपने शरीर को सांप के सिर पर पटक दिया। धमाका। एक धमाका हुआ और फिर यांग ये सबसे पहले उड़ गया। उसके बाद राक्षस भेड़िए और ईगलेट भी वापस उड़ गए। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वे इस टक्कर में हार गए थे। अचानक सांप ने अपना मुंह खोला और चूसने लगा। उसके मुंह से शक्तिशाली चूषण की लहर निकली और उसने यांग यी और अन्य लोगों को अचंभित कर दिया, जिससे वे लगभग सांप के मुंह में समा गए। सौभाग्य से यांग यी ने अपने दोहरे इरादों को छोड़ दिया और अन्य लोगों ने अपनी प्रभावशाली आभा को छोड़ दिया। वे चूषण बल को रोकने में सक्षम थे। इसी बीच सांप के सिर के पीछे से कोई चीज तेजी से आती हुई दिखाई दी। बहुत समय नहीं लगा और एक विशाल सांप की पूंछ उभरने लगी। पूंछ बहुत बड़ी थी और मैं कई काली जंजीरों से बंधा हुआ था। यह सिर्फ पूंछ ही नहीं थी, सिर के आधार के आसपास भी ऐसी ही जंजीरें थीं। वे जंजीरें विशाल सांप की पूंछ के चारों ओर कसकर बंधी हुई थीं। बेशक यांग ये का इन सब के बारे में सोचने का मूड नहीं था।
पीछे हटो। यांग ये ने बिग ब्लैकी की पीठ पर तुरंत छलांग लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और फिर बाद वाला तुरंत घूमकर चला गया। चाहे वह कोई भी अजगर हो, उसका सबसे मजबूत हिस्सा सिर नहीं बल्कि पूंछ थी। अजगर ने अब केवल अपनी पूंछ का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वह यांग यी और अन्य लोगों पर आसानी से हमला कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अजगर बहुत बड़ा था। चूंकि वह इतना बड़ा था, इसलिए उसकी पूंछ को वापस आने में बहुत लंबा समय लगा। संक्षेप में, यांग ये जानता था कि उसके पक्ष में मौजूद ताकतें उस विशालकाय आदमी को हरा नहीं पाएंगी। क्योंकि चाहे वह उसकी तलवार हो या दूसरों के पंजे, वे कीमती लड़ाई के दौरान अजगर की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थे। वास्तव में, भले ही वे इसकी सुरक्षा को भेद सकें, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होगा। क्योंकि अजगर का आकार उनकी कल्पना से परे था। सौभाग्य से, यह बहुत तेज नहीं था। इसलिए, यांग ये और अन्य लोग गुफा से भागने में सफल रहे। हालांकि, जब वे भागने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने देखा कि अजगर वास्तव में गुफा से बाहर नहीं निकला था। यांग ये ने पलट कर देखा, और संयोग से उसकी नज़र अजगर की आंखों पर पड़ी। उसकी आंखें क्रूरता और क्रूरता से भरी हुई थीं। यह गुफा से बाहर नहीं निकल सकता। इस बीच, यांग ये को अचानक उन जंजीरों की याद आई जिनसे अजगर बंधा हुआ था। वह आदमी वहां कैद है। यांग यी को लगा कि उसका अनुमान शायद सच के करीब था। अजगर निश्चित रूप से वहां फंसा हुआ था। अन्यथा, वह निश्चित रूप से गुफा से बाहर निकल जाता। इसे वहां किसने कैद किया? यांग ये ने इसके बारे में नहीं सोचा। उसका दिमाग इस बात से भरा हुआ था कि आगे क्या करना है। उसे इस पर्वत को पार करना था। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने अपनी दाहिनी हथेली अपनी छाती पर रखी। भाई क्यों क्यू, मुझे लगता है कि अब आपके लिए लड़ाई में शामिल होने का समय आ गया है। क्यू के अलावा, उसके पास वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बेशक, उसके पास तारकीय तलवार आरेख था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसने इसका इस्तेमाल किया, तो विशाल अजगर की बात तो दूर, बंदर पर्वत भी नष्ट हो जाएगा। हालांकि, वह इसका इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पास अब और अधिक जीवन नहीं बचा था। इसलिए, उसे क्यू पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि, क्यू ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। यांग ये ने अचानक धीरे से आह भरी। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि भाई क्यू क्रूर जानवरों के बीच सबसे भयानक प्राणी है, लेकिन वास्तव में, यह समझ में आता है। वह अजगर बहुत भयानक है। इसलिए, मैं समझ सकता हूं कि तुम उससे क्यों डरते हो। मैं वास्तव में समझता हूं। अध्याय 1453 क्यू का घर। क्या बकवास है। अचानक, यांग ये की छाती से एक भयंकर चीख गूंजी, और फिर काली रोशनी की एक किरण चमकी, इससे पहले कि क्यू यांग ये के सामने प्रकट हुई। जैसे ही उन्होंने क्यू को देखा, दिव्य दानव भेड़ियों की आंखों में तुरंत डर दिखाई दिया। वे क्यू से बेहद डरे हुए थे। आखिरकार, जब वे एक साथ लड़े तो न केवल वे क्यू को घायल करने में विफल रहे, बल्कि उन्हें आदिम शिवालय में भी घसीटा गया। यह सिर्फ राक्षस भेड़िए ही नहीं थे जो क्यू के प्रति भय प्रदर्शित कर रहे थे, यहां तक ईगलेट की आंखों में भी भय था। क्यू को यह बेहद खतरनाक लगा। ईगलेट ने यांग ये की ओर देखा। इस समय, उसे लगा कि यांग ये और भी रहस्यमय लग रहा था। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई जब उसने देखा कि क्यू ने खुद को दिखाया है। इस बीच, क्यू ने अचानक कहा, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? बच्चे, अतीत में, मुझे लगता था कि चाहे तुम मुझे किसी भी तरह के जाल में फंसाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सहमत होने के 3 साल के भीतर नहीं मार पाऊंगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे मारने में 3 साल नहीं लगेंगे। क्यू को बहुत दुख हुआ। जब से वह यांग यी के साथ रहा है, उसे लगातार अधिक से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, हर एक ऐसी चीज थी जिसे वह वास्तव में सहन करने में सक्षम नहीं था। आखिरकार, वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराया, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। क्यू ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुम में क्षमता नहीं है, तो इतनी परेशानी मत पैदा करो। बच्चे, सच कहूं तो, तुम सबसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हो जिससे मैं मिला हूं। तुम परेशानी पैदा करने में बहुत अच्छे हो, फिर भी तुम अभी भी जीवित हो। अगर हम मिल्की वे स्टेलर रीजन में होते, तो मैं निश्चित रूप से सोचता कि तुम यांजून के साथ भाई हो। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, भाई क्यू, आप वास्तव में इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। जरा सोचिए, मैं इस जगह पर आने के बाद से पूरी तरह सावधान रहा हूं, और अगर संभव हो तो मैंने निश्चित रूप से कम प्रोफाइल रखा है। हालांकि, इन लोगों को लगता है कि वे मुझे धमका सकते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक जीवित रहे हैं। मुझे बताओ, मैं बस यहाँ से गुजरना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझे जाने देने से बिल्कुल इनकार करते हैं, और वे मुझे मारने की कोशिश करते रहते हैं। वे मुझे युवा होने के कारण धमका रहे हैं। पास से गुजरना। क्यू ने अपना सिर हिलाया, आप राक्षस जानवरों की प्रकृति को नहीं समझते हैं। वे अपने क्षेत्र के बारे में बहुत परवाह करते हैं। कोई भी व्यक्ति या राक्षस जानवर जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे अपराध के रूप में माना जाएगा। उसने यांग यी की ओर देखा और आगे कहा, तुम जीवन के वसंत के लिए यहाँ हो।
यांग ये ने सिर हिलाया। कियोंग क्यू चुप हो गया और उसके चेहरे पर थोड़ा गंभीर भाव था। यांग यी का चेहरा भी गंभीर हो गया जब उसने देखा कि कियोंग क्यू इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। वह कियोंग क्यू के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। कियोंग क्यू उससे भी ज्यादा अनियंत्रित था। जब से वह कियोंग क्यू को जानता था, केवल प्राइमोडियल पैगोडा ने ही कियोंग क्यू में अत्यधिक भय पैदा किया था। इसके अलावा जियान वूजी भी कियोंग क्यू के लिए बुरा नहीं था। बेशक वह जानता था कि कियोंग क्यू घमंडी नहीं था। वह कियोंग क्यू की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि कियोंग क्यू असाधारण रूप से भयानक था। फिर भी अब कियोंग क्यू का चेहरा गंभीर हो गया था। क्या यहाँ भी कियोंग क्यू को खतरा महसूस होता है? यांग ये ने पूछा, क्या आपको भी लगता है कि यह जगह खतरनाक है? कियोंग क्यू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, वास्तव में तुम्हें अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम अभी हो सकती हो। मुझे भी लगता है कि मेरी वर्तमान स्थिति में यह जगह बहुत खतरनाक है। यह उसके लिए बहुत खतरनाक है। यांग ये का दिल कांप उठा, यहाँ तक कि कियोंग क्यू को भी लगता है कि यह बेहद खतरनाक है। इस बीच कियोंग क्यू ने कहा, वास्तव में यह आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। अन्यथा आप इतने आश्वस्त हो सकते हैं कि आप खुद को इसमें खो सकते हैं। यांग ये ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही वह जानता था कि इस दुनिया में निश्चित रूप से अन्य विशेषज्ञ हैं जो उससे अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि उसे लगा कि निचले आयामों में शायद ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके लिए खतरा पैदा कर सके। खासकर जब उसके पास दिव्य दानव भेड़िए थे, तो वह वास्तव में आश्वस्त था और उसे लगा कि वह निचले आयामों में कहीं भी जा सकता है। हालांकि एक बार जब वह अशुभ क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अर्धरिटनल रैंक तलवार का इरादा, अर्धरिटनल रैंक वध का इरादा, एक तलवार जो गुणवत्ता के ज्ञात रैंक को पार करती है, और हेवन रेंड। वास्तव में उन सभी के बारे में कुछ भी महान नहीं था। इस बीच कियोंग क्यू ने कहा, अगर यह तुम्हारी उम्र के लिए नहीं होता, तो मैं तुम्हें अभी जाने देता। हालांकि अभी जाने का मतलब है तुम्हें मरवाना। इसलिए आगे बढ़ते रहो। यांग ये ने कहा, लेकिन आपको भी लगता है कि यह जगह खतरनाक है? कियोंग क्यू ने जवाब दिया, अभी के लिए इसे भूल जाओ। मुझे गुफा के भीतर उस आदमी से निपटने दो। यांग ये ने चेतावनी दी, यह बहुत मजबूत है। कियोंग क्यू ने अपना सिर हिलाया, मैं अनगिनत नदियों के तारों और असंख्य दुनियाओं से होकर गुजरा हूं। मैं वास्तव में किसी भी राक्षस जानवर से नहीं मिला हूं जो मेरे लिए खतरा बन सके। यांग ये ने कहा, तो क्या आप राक्षस जानवरों के बीच अद्वितीय नहीं हैं? काश। कियोंग क्यू ने अपनी आंखें घुमाई, किसी से न मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई नहीं है। इसके अलावा मेरे पुराने घर में कम से कम 4 प्रकार के राक्षस जानवर हैं जो मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास भी उनके सामने से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कौन से 4? यांग ये काफी उत्सुक था। वह वास्तव में राक्षस जानवरों के बारे में उत्सुक था जो कियोंग क्यू के लिए खतरा पैदा कर सकते थे और उसे भागने पर मजबूर कर सकते थे। कियोंग क्यू ने यांग यी की ओर देखा और जवाब दिया, प्राइमल ड्रैगन और प्राइमल फीनिक्स। सौभाग्य से केवल उन 2 लोगों को ही प्राइमल ड्रैगन और प्राइमल फीनिक्स माना जा सकता है। यांग ये ने पूछा, प्राइमल ड्रैगन और प्राइमल फीनिक्स, क्या वे बहुत शक्तिशाली हैं? कियोंग क्यू ने जवाब दिया, मैं इसे इस तरह समझाता हूँ। अगर वे आपको अपने रक्तसार की एक बूंद देने को तैयार हैं, तो आपका शरीर तुरंत उस दिव्य दानव हेगमन शरीर से कुछ दर्जन गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। कियोंग क्यू ने कहा, उनके अलावा एक और व्यक्ति है जो बहुत भयानक है। वह व्यक्ति ऐसा है जिसे प्राइमल ड्रैगन और प्राइमल फीनिक्स भी आसानी से अपमानित नहीं कर सकते। यांग ये ने जल्दी से पूछा, वह क्या है? बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी ने भी कियोंग क्यू को देखा। वे भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि आखिर वह कौन सा राक्षस था जिसने कियोंग क्यू को इतना भयभीत कर दिया था। कियोंग क्यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने कहा, मशाल ड्रैगन। मशाल ड्रैगन। यांग ये ने अपना सिर हिलाकर यह दर्शाया कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। कियोंग क्यू ने सिर हिलाया, भले ही यह प्राइमल ड्रैगन की तरह ही एक ड्रैगन है, लेकिन यह उसी वंश से नहीं है। वह आदमी काफी पागल है। जब वह अपनी आंखें खोलता है, तो दुनिया में रोशनी भर जाती है, और दिन आ जाता है। जब वह अपनी आंखें बंद करता है, तो अंधेरा छा जाता है, और रात दुनिया को ढक लेती है। हालांकि वह आदमी बहुत घमंडी था और आपकी तरह ही लगातार परेशानियां खड़ी करता रहा। अंत में उसकी सजा एक जगह की रखवाली करना थी। उस जगह पर उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं है। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, मेरे जैसा कहने का क्या मतलब है? मैं बहुत कम प्रोफाइल रखता हूँ। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। कियोंग क्यू ने यांग यी को देखा और कहा, तुम्हारी परेशानी पैदा करने की क्षमता उससे कम नहीं है। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और उसकी किस्मत से सबक लेना होगा। असल में मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो। अगर तुम दोनों साथ हो, तो परेशानी पैदा करने की तुम्हारी क्षमता। तस्क तस्क। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे।
इस बीच क्यू ने कहा, आखिरी वाली को वास्तव में राक्षस नहीं माना जा सकता। इसे आधा इंसान और आधा राक्षस माना जाना चाहिए। उसकी ताकत भी मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात उसके रिश्तों का नेटवर्क है। अगर आप उसे अपमानित करते हैं तो आप यह जानने से पहले ही मर जाएंगे कि आपको क्या मारा है। यहाँ तक मशाल ड्रैगन को भी उसके सामने पूरी तरह से सावधान रहना होगा। उसकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि उसके पास बहुत से लोग हैं जो उसकी मदद करने को तैयार हैं। जब वह इतना बोल गया तो अचानक क्यू ने अपना पंजा बाहर निकाला और यांग ये के कंधे पर थपथपाया। बच्चे, मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए लापरवाही से काम कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंसानों की तो बात ही छोड़ो, अगर हम सिर्फ राक्षस जानवरों की बात करें तो उन 4 के अलावा जिनका मैंने जिक्र किया है, इस दुनिया में कई और भी भयानक राक्षस जानवर हैं। भले ही मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन वे भी मुझसे नहीं डरते। अगर हम वाकई युद्ध में उतरते हैं तो मेरे पास कई राक्षस जानवरों के खिलाफ जीतने का केवल 50% मौका होगा और मेरे जीतने की संभावना और भी कम हो सकती है। समझे? यांग ये ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। उसने वाकई समझ हासिल कर ली थी। क्यू ने यह सब सिर्फ एक वजह से कहा था, और वह यह कि उसे यह समझाना था कि वह यह नहीं सोच सकता कि सिर्फ क्यू उसके साथ है, वह लापरवाही से काम कर सकता है। दरअसल उसकी अपनी हिम्मत के अलावा एक और वजह थी जिसकी वजह से उसने अशुभ क्षेत्र में इतनी दूर तक जाने की हिम्मत की थी, और वह थी क्यू की मौजूदगी। लेकिन अगर उसे ऐसे खतरे का सामना करना पड़े जिसका समाधान क्यू भी न कर सके तो वह क्या करेगा? अंत में वह क्यू पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकता था, या यह कहा जाना चाहिए कि उसे शक्ति के बाहरी स्रोतों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल उसकी अपनी ताकत ही सच्ची ताकत थी। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए। क्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया कर्म भाग्य है, इसलिए तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। बेशक, शर्त यह है कि तुम मरो नहीं। यांग ये मुस्कुराया। उसने कुछ सोचा हुआ सा लगा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है अगर हम उस प्राइमल ड्रैगन, प्राइमल फीनिक्स और उस टॉर्च ड्रैगन को शिवालय में खींच कर ले जाएं तो क्या होगा? क्या तुम मरना चाहते हो? क्यू ने यांग ये को बीच में रोका और गुस्से से बोला, क्या तुम ऐसी चीजों के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? उन्हें शिवालय में खींच कर ले जाओगे? तुम्हारी कल्पना शक्ति वाकई बहुत अच्छी है। यांग ये ने पूछा, क्या वे आदिकालीन पैगोडा से अधिक शक्तिशाली हैं? क्यू दंग रह गया। उसने एक पल सोचा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। वे नहीं हैं। हालांकि उन्हें वहां कौन घसीट कर ले जाएगा? क्या तुम खींचोगे? किसी भी हालत में मैं नहीं खींचूंगा। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। ठीक है, बकवास बंद करो। उस आदमी से निपटने के बाद मेरे पास करने के लिए और भी काम है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्यू मुड़ा और गुफा की ओर चल दिया। यांग ये ने तुरंत पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? क्यू ने कुछ नहीं कहा और वह पहले ही गुफा में प्रवेश कर चुका था। बैंग बैंग बैंग। गुफा के भीतर लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं और गुफा के भीतर से दर्द भरी चीखें आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने जब ये चीखें सुनी तो राहत की सांस ली, क्योंकि वे चीखें क्यू की नहीं थीं। क्यू की ताकत फिर से बढ़ गई है। यांग ये ने देखा था कि हर बार जब क्यू खुद को दिखाता था तो क्यू की ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती थी। ठीक इसी पल की तरह क्यू की ताकत दिव्य दानव भगवान के साथ लड़ाई के दौरान की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन यह समझ में आया। आखिरकार क्यू ने एक राक्षसी ड्रैगन को जिंदा खा लिया था। जिस समय वह उस ड्रैगन को पचा रहा था उसी समय उसकी ताकत तेजी से ठीक हो रही थी। संक्षेप में क्यू की रिकवरी उसके लिए बेहद फायदेमंद थी। भले ही वह क्यू पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन यह स्थिति पर निर्भर करता था। अगर वह इस जगह पर क्यू पर भरोसा नहीं करता तो वह किस पर भरोसा करता? ऐसी सहायता का उपयोग न करना व्यर्थ होगा। हालांकि उसे उन अपरिपक्व विचारों को त्यागना पड़ा जो उसने अजेय होने के बारे में सोचा था, जबकि उसके पास क्यू था। समय बीतता जा रहा था। जमीन लगातार कांप रही थी। दरअसल सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि मन की माउंटेन भी कांप रहा था। गुफा के अंदर विस्फोट अभी भी लगातार जारी थे, लेकिन विस्फोटों के धीमे होने में ज्यादा समय नहीं लगा और सिर्फ दर्द की चीखें ही रह गईं। करीब 15 मिनट बाद क्यू गुफा से बाहर निकला। वह यांग ये के पास गया और बोला, अब तुम लाश को लेने जा सकते हो। यांग ये अवाक रह गया। अध्याय 1454 अनंत काल के लिए फंसा हुआ। यांग ये ने पूछा, यह मर चुका है? क्यू ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, लेकिन यह इसके कगार पर है। यांग ये ने सिर हिलाया और क्यू को नाप कर देखा। भले ही क्यू को कोई नुकसान नहीं हुआ था, यांग ये जानता था कि क्यू के लिए यह निश्चित रूप से आसान नहीं था। उस अजगर की ताकत बहुत भयानक थी। इस बीच क्यू ने कहा, यह वहां कैद है, इसलिए यह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता। अन्यथा इससे निपटना इतना आसान नहीं होता। अंदर जाओ, यह तुम्हारे लिए बहुत मददगार होगा।
यांग यी ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि क्यू का क्या मतलब था। क्यू ने उसे अपंग बना दिया था और अब उसे वश में करने की बारी उसकी थी। चूंकि उसके पास आदिकालीन शिवालय था, इसलिए उसके लिए यह कार्य पूरा करना अधिक कठिन नहीं था। इस बीच क्यू ने कहा, मैं अपनी रिकवरी के महत्वपूर्ण चरण में हूं, इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर नहीं जा सकता। अगर आपको कोई ऐसा खतरा आता है जिसका आप विरोध नहीं कर सकते, तो बस भाग जाएं। यांग यी अवाक रह गया। क्यू ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और मैं तुम्हें मरवाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। अगर यह कोई साधारण बात होती, तो मैं निश्चित रूप से इसे टाल देता। आखिरकार, यह जगह तुम्हारे लिए वाकई बहुत खतरनाक है। लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती, मैंने उस राक्षसी ड्रैगन में ऊर्जा इकट्ठा करना समाप्त कर दिया है। अब, मैं इसे एक बार में ही अवशोषित करने जा रहा हूं। अगर मैं सफल होता हूं, तो मेरी ताकत मेरे प्राइम के 70% तक वापस आ जाएगी। क्यू ने एक पल के लिए रुककर कहा, मैं इसे विलंबित नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे पहले ही कई बार विलंबित कर दिया है। अगर मैं इसे अभी भी अवशोषित नहीं करता, तो ऊर्जा मेरे भीतर ही फट सकती है। मैं इसे लगातार अपने भीतर संघनित कर रहा हूं ताकि यह और भी शुद्ध हो जाए। अब, मैं इसे और अधिक संघनित नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे इसकी सीमा तक संघनित कर दिया है। यांग ये ने जवाब दिया, मुझे लगा था कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है। क्यू ने अपना सिर हिलाया, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? तुम्हें लगता है कि हम हर चीज को जल्दी से अवशोषित कर सकते हैं? तुम्हारे अंदर वह चीज है, और यह किसी भी ऊर्जा को तेजी से तुम्हारे लिए बैंगनी ऊर्जा के शुद्धतम रूप में बदल सकती है। लेकिन हमारे पास वह चीज नहीं है, हम केवल ऊर्जा को खुद ही संघनित कर सकते हैं। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, आप उस अजगर को भी क्यों नहीं खा लेते? यह बेकार है। क्यू ने आगे कहा, राक्षसी ड्रैगन मेरे लिए इसलिए उपयोगी था क्योंकि यह एक ड्रैगन है, और इसमें एक सच्चे ड्रैगन की रक्तरेखा है। भले ही यह इतना दुर्लभ है कि इसे व्यावहारिक रूप से अनदेखा किया जा सकता है, फिर भी इसमें कुछ न कुछ है। इसलिए, यह मेरे लिए थोड़ा उपयोगी है। भले ही उस अजगर को खाने से कुछ प्रभाव होंगे, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं, तो तुम यहां रहते हुए इतने खतरे में नहीं रहोगे। यांग ये ने सिर हिलाया, ठीक है, तो बस आराम से रहो और ऊर्जा को अवशोषित करो। बाकी मुझ पर छोड़ दो। यांग यी को इस समय कुछ सूझा और उसने क्यू को आवाज भेजी, एक रहस्यमयी महिला मेरा पीछा कर रही है। क्या तुम उसे देख सकते हो? चून की रहस्यमयी महिला काफी समय से दिखाई नहीं दी थी, इसलिए वह लगभग उसके बारे में भूल ही गया था। हालांकि वह दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह अभी भी नहीं गई है और अभी भी उसका पीछा कर रही है। क्यू बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक और आवाज निकली, क्या तुम भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकते? क्यू गुस्से से बोला, बच्चे, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं। यांग ये ने जल्दी से क्यू की चापलूसी की, तुम मेरे दिल में सर्वशक्तिमान हो। चापलूसी मत करो। क्यू ने अपना सिर हिलाया, यह जगह काफी रहस्यमयी है। आपकी तो बात ही छोड़िए, मुझे भी यहाँ सावधान रहना होगा। चूंकि उस महिला ने आपके खिलाफ कोई काम नहीं किया है, इसलिए यह साबित होता है कि शायद उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। बस इंतजार करो और देखो क्या होता है। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। वह वास्तव में अभी उस रहस्यमयी महिला के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सौभाग्य से, ऐसा लग रहा था कि उस महिला का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। सावधान रहो। जैसे ही क्यू ने बोलना समाप्त किया, वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो यांग ये की छाती में प्रवेश कर गई। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने कहा, चलो उस बड़े आदमी को देखें। जैसे ही उसने बात की, यांग ये गुफा की ओर चलने लगा। दिव्य दानव भेड़िए और ईगलेट जल्दी से उसके पीछे चले गए। यांग ये ने यह नहीं देखा था कि ईगलेट उसके प्रति और भी अधिक सम्मानजनक हो गया था। यह स्वाभाविक रूप से क्यू के कारण था। गुफा में बहुत गंदगी थी। अजगर का सिर यांग ये से बहुत दूर नहीं था, लेकिन इस समय वह क्षत विक्षत था और पंजे से बने घावों से ढका हुआ था। उन घावों से खून फव्वारों की तरह बह रहा था, और यह काफी भयानक लग रहा था। इस समय वह मौत के कगार पर था। यांग ये उसके पास गया। उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया। बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी ने उसके इरादे समझ लिए और अजगर को प्राइमोर्डियल पैगोडा में खींचने की कोशिश करने से पहले उसका सिर पकड़ लिया। हालांकि, उन्हें रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वे उसे अंदर नहीं खींच सकते थे। यह सांप के आकार के कारण नहीं था। प्राइमोर्डियल पैगोडा के भीतर की दुनिया बहुत बड़ी थी। एक अजगर की तो बात ही छोड़िए, उसमें कई अजगर समा सकते थे। वे उसे अंदर नहीं खींच पाए, इसका कारण था अजगर को बंधी हुई जंजीरें। वे जंजीरें अजगर के चारों ओर कसकर बंधी हुई थी, इसलिए वे उसे गुफा से बाहर खींचकर प्राइमोर्डियल पैगोडा में नहीं ले जा सके। यांग ये ने जंजीरों को देखा। वे लगभग मुट्ठी जितनी मोटी थीं, पूरी तरह से काली, फिर भी खास नहीं लग रही थीं।
हालांकि एक मूर्ख भी जान सकता था कि यह साधारण नहीं थी, अन्यथा यह इस शापित जगह में अजगर को कैद करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए उसे अजगर को आदिकालीन शिवालय में खींचने के लिए जंजीरों को तोड़ना पड़ा। यांग ये ने एक पल सोचा, और फिर वह बिग ब्लैकी और बाकी लोगों को गुफा की गहराई में ले गया। जंजीरें अजगर के चारों ओर लपेटी हुई थीं, इसलिए उसे उन्हें अंत में काटना पड़ा। यांग ये के समूह ने अजगर के शरीर का पीछा किया और इस यात्रा ने यांग ये को पसीने से तरबतर कर दिया। अब जाकर उसने देखा कि अजगर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसका शरीर कम से कम 30 किलोमीटर लंबा था। अगर वह जंजीरों में बंधा न होता जो उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोकता, तो क्यू के लिए उसे हराना वाकई मुश्किल होता। यांग यी के समूह को अंततः जंजीरों के आधार तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। वहां प्रकाश का एक काला घेरा था और जंजीर का अंत प्रकाश के घेरे के भीतर था। प्रकाश के घेरे के किनारे एक पत्थर की पट्टिका थी और उस पर कुछ शब्द लिखे थे। यांग ये की नजर पत्थर की पट्टिका पर पड़ी। प्राचीन सम्राट अजगर। इसका जन्म प्राचीन काल में हुआ था। यह एक दुष्ट प्राणी है जो हर चीज को अपना भोजन समझता है। लेकिन दुनिया की हर चीज की अपनी आत्मा होती है। साधना का मार्ग कठिन है और मैं इसके मार्ग को समाप्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने इसे यहाँ कैद कर लिया। अगर यह अपने दिल को साफ करने और अपनी दुष्टता से छुटकारा पाने में सक्षम है, तो यह गठन अपने आप गायब हो जाएगा। अगर यह ऐसा नहीं करता है, तो यह अनंत काल के लिए फंस जाएगा। अनंत काल तक। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह आदमी वास्तव में बहुत दयनीय है। दरअसल यह खुद पर ही विनाश ला रहा था क्योंकि इसने अपने दिल को बिल्कुल भी साफ नहीं किया था। लेकिन यह समझ में आता था क्योंकि एक राक्षस जानवर से ऐसी उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं था। यांग ये ने पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्दों को पढ़ना जारी रखा। जो मेरे बाद आता है, अगर आप उसे मुक्त करना चाहते हैं, तो याद रखें कि वह क्रूर है और बहुत संभव है कि वह आप पर हमला कर दे। शातिर, मुझ पर हमला करो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, चिंता मत करो, मैं इसे सिखाऊंगा कि एक अच्छे इंसान की तरह कैसे व्यवहार करना है। नहीं, मेरा मतलब सांप से है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये प्रकाश के घेरे की ओर चला गया। वह उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसमें से एक चमकदार रोशनी की किरण फूट पड़ी। यांग ये के हाव भाव बदल गए और वह खुद को बचाने ही वाला था। हालांकि प्रकाश का घेरा टूट गया। इसके अलावा अजगर को बांधने वाली जंजीरें भी इस क्षण टूट गईं। क्या चल रहा है? जिस व्यक्ति ने अजगर को सील किया वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जाहिर है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पता था कि वह अजगर को छोड़ना चाहता था, इसलिए जब वह उसके करीब गया तो उसने खुद को नष्ट कर लिया। लेकिन उस व्यक्ति को कैसे पता चला? यांग ये के पास कोई जवाब नहीं था। यांग ये ने सवाल पर ज्यादा देर नहीं लगाई। दुनिया में अनगिनत असाधारण व्यक्ति हैं। चूंकि वह व्यक्ति यहां अजगर को फंसा सकता था, इसलिए उस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से भयानक स्तर पर थी, और उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से प्रकाश के घेरे के साथ कुछ किया था। इसलिए जब वह करीब आया तो संरचना ने उसके विचारों को समझ लिया था, और फिर उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। इसी तरह यांग यी को भी यकीन था कि अगर वह अजगर को जाने नहीं देना चाहता, तो संरचना निश्चित रूप से खुद को नष्ट नहीं करेगी। यांग ये ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और बस अपना हाथ हिलाया, उसे अंदर ले आओ। राक्षस भेड़ियों ने तुरंत अजगर की पूंछ पकड़ ली और उसे आदिकालीन शिवालय में खींच लिया। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। भले ही रहस्यमयी महिला यहाँ थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह उसके सामने असहाय था। क्योंकि क्यूई भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सका था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह कितनी अजीब और रहस्यमयी थी। तलवार डोमेन। यांग ये इसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसने उसे पहचान लिया, फिर भी उसने हमला किया, तो यह स्पष्ट था कि वह तुरंत मर जाएगा। उसके पास इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता नहीं था। जैसा कि क्यू ने कहा, वह केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था। यांग ये ने अपने विचारों पर काबू पाया, पैर मुड़कर बैठ गया और ईगलेट से अपनी रक्षा करने को कहा। इस बीच उसने अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया। इस समय अजगर आदिम शिवालय के पहले स्तर पर दुनिया में था। भले ही वह बिल्कुल कमजोर था, फिर भी वह जाग रहा था। जंजीरें गायब हो गई थीं, इसलिए उसकी आंखों में मुक्ति की झलक थी। हालांकि एक बार जब वह आदिम शिवालय में पहुंचा, तो उस भाव को तुरंत जिज्ञासा ने बदल दिया। यांग यी का क्लोन अजगर से पहले आ गया और उसने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी निगाह बिल्कुल शांत थी। यांग ये ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा क्योंकि उसके पास इसके लिए समय नहीं था। उसने तुरंत कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपनी आत्मा का एक कतरा मुझे सौंप दो और मेरे पीछे आओ। नहीं तो तुम्हारे लिए जीना मौत से भी बदतर हो जाएगा। अजगर ने यांग ये को बहुत देर तक देखा। अचानक उसकी आंखों में एक भयानक चमक चमक उठी, और फिर उसने अपना विशाल मुंह खोला और यांग ये के क्लोन की ओर झपट्टा मारा। अध्याय 1455 अमर मौलिक शरीर।
धमाका। जिस समय उसका मुंह यांगी की ओर बढ़ा, उसी समय आकाश से रहस्यमयी ऊर्जा की एक लहर उतरी और उससे टकरा गई। अजगर को अचानक से झटका लगा और उसका सिर जमीन पर पटक दिया गया। हालांकि ऊर्जा गायब नहीं हुई और वह लगातार आसमान से नीचे उतरी और अजगर से टकराए। तीखी और दयनीय चीखें गूंजने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह बिल्कुल दुखद था। दिव्य दानव भेड़ियों ने अपना सिर हिलाया। ईगलेट ने पहले भी मौत को गले लगाया था और अब अजगर भी वही कर रहा था। सौभाग्य से उन्होंने उस दिन ऐसा नहीं किया था, इसलिए उन्हें जो दर्द हुआ वह अजगर या ईगलेट की तुलना में बहुत हल्का था। अजगर बहुत बड़ा था। रहस्यमयी ऊर्जा के दबाव के कारण उसका शरीर पूरी तरह सिकुड़ गया था और हिंसक रूप से कांप रहा था। यांग ये चुपचाप हवा में पैर फैलाकर बैठी रही और बस उसे देखती रही। रहस्यमय विशेषज्ञ सही था। अजगर बहुत ही क्रूर था। ऐसे प्राचीन राक्षस जानवरों के खिलाफ सामान्य तरीके बेकार थे और एकमात्र तरीका था उन्हें तब तक पीटना जब तक वे हार न मान लें। प्राचीन सम्राट अजगर की चीख धीरे धीरे कमजोर होती गई। अंत में वह आवाज भी नहीं निकाल सका। लेकिन यांग ये ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा और ऊर्जा अभी भी नीचे उतर रही थी। काफी समय बीतने के बाद भी अजगर बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। वह मरा नहीं था और उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी। दिव्य दानव भेड़िए अब और यह सब नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यांग ये को खाने की कोशिश करना उस आदमी की गलती थी। करीब 15 मिनट बाद यांग ये ने अपना हाथ हिलाया। आदिकालीन शिवालय उसके प्रति बहुत दयालु था और रहस्यमयी ऊर्जा एक पल में गायब हो गई थी। यांग ये अजगर के सिर के पास उड़ गया। उसने अजगर को देखा जो बेहद कमजोर था और मौत के कगार पर था। एक आखिरी मौका। क्या तुम समर्पण करोगे या मर जाओगे? अजगर को अपनी आंखें खोलने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह यांग ये को देखता रहा। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी अडिग भावना की प्रशंसा करता हूँ। चूंकि तुमने मृत्यु को चुना है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटा और राक्षस भेड़ियों को देखा। चलो चलें। उन्होंने यांग ये की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और प्राइमोडियल पैगोडा से चले गए। उनके जाते ही यांग ये का क्लोन भी गायब हो गया। यहाँ केवल अजगर ही बचा। प्राइमोडियल पैगोडा ने अजगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो रहस्यमयी ऊर्जा एक बार फिर प्रकट हुई। ठीक इसी तरह अजगर थोड़ा ठीक हो जाता, ऊर्जा प्रकट होती और फिर वह अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाता। इस बीच बाहरी दुनिया में यांग ये ने अपनी आंखें खोली, आसपास की चीजों पर नजर डाली और कहा, चलो चलें। यांग ये स्वाभाविक रूप से अजगर पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। चूंकि वह इतना अडिग था, इसलिए उसने उसके साथ खेलने के लिए प्राइमोडियल पैगोडा को छोड़ दिया। किसी भी मामले में वह अब भाग नहीं सकता था, इसलिए उसके पास उसे वश में करने के लिए दुनिया का सारा समय था। उसके पास केवल दो विकल्प थे, या तो वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे या खुद को मार डाले। यांग ये ने नहीं सोचा था कि वह खुद को मार डालेगा। आखिरकार वह इतने सालों तक जीवित रहा था और इतने सालों तक कैद में रहा था। अब जब उसे आखिरकार आज़ादी का मौका मिला है तो वह अपनी जान कैसे ले सकता है? यदि वह अपनी जान लेना चाहता तो ऐसा तब करता जब वह कैद में होता। चूंकि उसने अब तक ऐसा नहीं किया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह मरना नहीं चाहता था। चूंकि वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उससे निपटना बहुत आसान था। प्राइमोडियल पैगोडा उससे निपटने के लिए वहां मौजूद था। वैसे भी वह जल्दी में नहीं था। यांग ये ने अपने विचारों पर काबू पाया, आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर दूर पहाड़ की दीवार की ओर देखा। हालांकि आगे कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वह एक रास्ता बना सकता था। यांग ये को अब कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत राक्षस भेड़ियों और ईगलेट को आदिकालीन शिवालय में वापस भेज दिया और फिर वह एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो पहाड़ की दीवार में जा लगी। मंकी माउंटेन का आकार वाकई यांग ये की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। वह पहाड़ के ऊपर से लगभग 1 घंटे तक उड़ता रहा, फिर भी दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाया। सौभाग्य से उसे आगे कोई खतरा नहीं हुआ। जाहिर है, पहाड़ प्राचीन सम्राट पायथन का क्षेत्र था और साधारण राक्षस जानवर पहाड़ में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे रास्ते में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद यांग ये अंततः बंदर पर्वत से बाहर आ गया। इस समय उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने इसके चारों ओर जाने का फैसला नहीं किया। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह 2 दिन और 2 रात की यात्रा करने के बाद भी इसके चारों ओर नहीं जा पाता। यांग ये ने ऊपर देखा और उसके सामने का क्षेत्र अभी भी धुंध से भरा हुआ था। लेकिन इस समय, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, धुंध उतनी घनी नहीं थी। यांग ये ने अपने पीछे पहाड़ की ओर देखा। दरअसल वह पहाड़ के बारे में काफी उत्सुक था। अगर उसकी ताकत पर्याप्त होती तो वह वास्तव में उस पर चढ़कर उसे देखना चाहता था। हालांकि उसकी ताकत स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी, इसलिए वह केवल ऐसा करने के बारे में सोच सकता था। उसने अपनी नजर हटा ली, पीछे मुड़ा और दूर तक देखने लगा, फिर धुंध में खो गया।
बिग ब्लैकी और अन्य लोग अंधेरे के जंगल का सही स्थान नहीं जानते थे और उन्हें केवल इसकी ओर जाने वाली एक मोटी दिशा ही पता थी। वर्तमान में यांग ये उस दिशा में जा रहा था। भले ही वह इस तरह से अंधेरे के जंगल तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह केवल आगे बढ़ सकता था। वह दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या जानवर की तलाश करना चाहता था। दुर्भाग्य से यहाँ कुछ भी नहीं था। इसके अलावा यदि वह सचमुच किसी व्यक्ति या जानवर से मिलता तो उसे सावधान रहना पड़ता। यद्यपि दोपहर हो चुकी थी, फिर भी सूर्य का प्रकाश धुंध से होकर नहीं गुजर पा रहा था और वह धुंध से होकर आती हुई केवल हल्की रोशनी ही देख पा रहा था। दरार। अचानक यांग ये के पैर के नीचे से एक स्पष्ट और गूंजती हुई दरार की आवाज आई। यांग ये रुक गया और नीचे देखा और उसने अपने पैरों के नीचे एक कंकाल देखा। एक मानव कंकाल। कोई यहाँ आया था। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने अपनी हथेलियों को मोड़ा और उन्हें हल्के से हिलाया। एक पल में उसके चारों ओर पतली हवा से आभा की एक लहर दिखाई दी और फिर उसके आसपास का धुआं तुरंत दूर हो गया। एक बार जब धुआं दूर हो गया और उसने अपने आसपास का दृश्य देखा तो यांग ये ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। आसपास एक दर्जन से ज्यादा मानव कंकाल थे। इसके अलावा कुछ और कंकाल भी थे जो अजीबोगरीब आकार के थे। उनके बाहरी स्वरूप के आधार पर वे राक्षस जानवरों के थे। जाहिर है यहाँ युद्ध हुआ था और फिर दोनों पक्ष मारे गए थे। यांग यी की नजर मानव कंकालों पर पड़ी। वे कौन हैं? वे वास्तव में यहाँ तक पहुँचने में सक्षम थे। यह कहा जा सकता है कि अगर उसे क्यों की मदद नहीं मिलती तो उसके लिए यहाँ तक पहुँचना व्यवहारिक रूप से असंभव होता। लेकिन वे यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे, इसलिए वह कल्पना कर सकता था कि वे कितने मजबूत रहे होंगे। लेकिन वास्तव में वे यहीं मरे थे। यांग यी की नज़र राक्षस जानवरों के कंकालों पर पड़ी। उन कंकालों के आधार पर यह पहचानना असंभव था कि वे कौन से राक्षस जानवर थे। हालांकि वे बहुत बड़े नहीं थे या उन्हें बहुत छोटा कहा जाना चाहिए। वे एक सामान्य इंसान के आकार के थे। अचानक यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और वह लगभग 1 किलोमीटर पीछे चला गया। उसी समय वह बेहद सतर्क हो गया। मानव कंकालों में से एक को हिलने में देर नहीं लगी और फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके ऊपर दिखाई दिया। अधेड़ उम्र के आदमी की आकृति अलौकिक थी। जाहिर है यह सिर्फ आत्मा का एक धागा था। मुझे लगा कि मैं किसी और इंसान को नहीं देख पाऊंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने यांग ये को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद कोई यहाँ आएगा। इसके अलावा यह एक वोइडर भी है। एक वोइडर? कितना अविश्वसनीय। यांग ये ने पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया। यह व्यर्थ है। मेरी कुछ मदद करो, ठीक है? यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। अधेड़ उम्र के आदमी ने आसपास पड़े कंकालों को देखा और कहा, अगर तुम यहाँ से निकल सकते हो तो हमारे कंकालों को अपने साथ ले जाओ और उन्हें दफना दो। वह एक पल के लिए रुका और बोला, उन राक्षस जानवरों के कंकालों को भी अपने साथ ले जाओ। वे सभी दयनीय राक्षस जानवर हैं। यांग ये हैरान था। दयनीय? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया, वे अनंत काल के लिए कैद हैं। भले ही वे मर जाएं, वे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता कि वे दयनीय हैं? यांग ये ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप अशुभ क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? मुझे थोड़ा बहुत पता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम भी जानना चाहते हो। हालांकि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और अगर तुम्हें कुछ चीजों के बारे में पता चल गया तो तुम मर जाओगे। यांग ये चुप हो गया। दरअसल उसे कमजोर कहना गलत नहीं था। जाहिर है मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पिछली ताकत निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना वह कर सके। इस बीच अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक यांग ये की ओर एक स्क्रॉल फेंका। मेरी सबसे मजबूत तकनीक। यह आपके लिए बहुत मददगार होगी। इसे मेरी कृतज्ञता के रूप में लें। यांग ये स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेगा और उसने तुरंत इसे ले लिया और कहा, वरिष्ठ, आपने कहा कि यहाँ पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना असंभव है। आपका क्या मतलब था? अधेड़ उम्र का आदमी बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, यहाँ एक रहस्यमयी शक्ति है। यहाँ मरने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राक्षस ही क्यों न हो, कभी भी पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं कर सकता। पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जिसके संपर्क में आप अभी भी नहीं आ सकते क्योंकि आप अभी काफी कमजोर हैं। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि पुनर्जन्म क्या है तो आप समझ जाएंगे कि यह हमारे जैसे साधकों के लिए क्या दर्शाता है। पुनर्जन्म। यांग ये कुछ कहना चाहता था लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया। मेरे पास और समय नहीं है। मैं बहुत समय से मर चुका हूँ। यह चमत्कार है कि मेरी आत्मा का यह धागा अब तक बचा हुआ है। मैं आपके लिए और सवालों के जवाब नहीं दे सकता। बोलते समय उसने यांग ये की ओर हथेली के आकार की सुनहरी ड्रैगन सील फेंकी। यांग ये पूछने ही वाला था कि सील तुरंत उसके माथे के बीच में घुस गई। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। वह क्या है? पहचान का प्रतीक।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कहा, यदि आप भविष्य में डार्क मून किंगडम नामक किसी राज्य में पहुंचते हैं, तो इसे उस राज्य के सम्राट को दे दें यदि आपको लगता है कि वह बुरा नहीं है। यदि आपको लगता है कि वह बेकार है, तो इसका उपयोग उसे सिंहासन से हटाने के लिए करें और शाही परिवार में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसे आप बुरा नहीं मानते हैं। इसके बजाय उस व्यक्ति को राज्य का नियंत्रण सौंप दें। मुआवजे के रूप में, आप मोहर के भीतर निहित अमर तत्व शरीर तकनीक की खेती कर सकते हैं। डार्क मून किंगडम, अमर तत्व शरीर, वह कौन है? वह यहाँ कैसे आया? यांग ये काफी हैरान था और उसके पास बहुत सारे सवाल थे। वह उनके बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आपके पीछे जो व्यक्ति है। वह, मेरे पीछे? यांग ये स्तब्ध रह गया, और फिर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम उसे देख सकते हो? तुम वास्तव में उसे देख पा रहे हो? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी दंग रह गया जब उसने यांग ये की बात सुनी, और फिर उसने कहा, आप? वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी तेज हवा का झोंका आया और फिर वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति गायब हो गया। अध्याय 1456, उन लोगों से निपटने में विशेषज्ञ जो समर्पण करने से इनकार करते हैं। वह अधेड़ उम्र का आदमी हवा में गायब हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के गायब नहीं हुआ था। जाहिर है, रहस्यमय महिला ने उसे मिटा दिया था। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, काफी देर तक चुप रही, और फिर बोली, तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते आए हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे इसके बारे में बताओ, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगी। उसे कोई जवाब नहीं मिला। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, सिर्फ मेरा अनुसरण करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। भूल जाओ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और रहस्यमयी महिला की उपेक्षा की। उसके पास उस पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसे विश्वास था कि चूंकि वह उसका पीछा कर रही थी, तो वह जल्द या बाद में खुद को प्रकट करेगी। यांग यी ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली, और फिर उसने अपने हाथों को हिलाया और जमीन पर फैले सभी कंकालों को एक तरफ रख दिया। यांग ये स्वाभाविक रूप से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। वैसे भी, यह उसके लिए एक छोटी सी बात थी। इसके अलावा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे मुआवजा भी दिया था। मुआवजा। यांग ये ने तुरंत अपनी हथेली पलटी, और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे जो स्क्रॉल दिया था, वह उसकी मुट्ठी में आ गया। उसके बाद, उसने थोड़ी ताकत लगाई और स्क्रॉल को कुचल दिया, जिससे वह अंधेरे प्रकाश की किरण में बदल गया जो उसके माथे के बीच में प्रवेश कर गया। उसके दिमाग में कुछ जानकारी आने में देर नहीं लगी। तत्वभंजक शरीर शक्ति का स्रोत है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कोई अपने पूरे जीवन में इसका 30% भी पता लगाने में सक्षम है, तो दुनिया को उंगली के एक झटके से भी नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई 50% पता लगाने में सक्षम है, तो दुनिया को पार करके अंतरिक्ष में तारकीय पिंडों के साथ अनंत काल तक रह सकता है। जहां तक 100% पता लगाने में सक्षम लोगों की बात है। यांग यी ने अपना सिर हिलाया। उसे यह सब पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह सीधे अंत तक चला गया। एलिमेंटल ब्रेकर, यह सभी बचावों की अनदेखी करता है। शरीर को मुट्ठी में समाहित करने से पहले 5 तत्वों की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। सभी बचावों की अनदेखी की जाती है, और यह सीधे आंतरिक अंगों पर हमला करता है। जब यांग यी ने यह बात पढ़ी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह काफी पागलपन भरा था क्योंकि यह बचाव की अनदेखी कर सकता था। कम से कम, वह वास्तव में ऐसी क्षमता से डरता था। आखिरकार, वह आमतौर पर अपनी शारीरिक सुरक्षा पर निर्भर था, लेकिन अगर उसका दुश्मन उस पर एलिमेंटल ब्रेकर को अंजाम देता है, तो इसका मतलब है कि उसकी शारीरिक सुरक्षा पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। अगर वह मानसिक रूप से तैयार होता और अपने दुश्मन की मुट्ठी के सामने नहीं जाता तो यह इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि, अगर वह तैयार नहीं था और उसे आश्चर्य हुआ तो वह तो एक क्षण में ही मारा जाएगा। हालांकि, यांग यी को इसकी सुरक्षा को नजरअंदाज करने की क्षमता पर संदेह था। आखिरकार, दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं था। अगर एलिमेंटल ब्रेकर वाकई सभी सुरक्षा को नजरअंदाज कर सकता है, तो यह बिल्कुल बेजोड़ था। लेकिन अगर यह बेजोड़ होता तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। दुर्भाग्य से, स्क्रॉल में तकनीक के ग्रेड के बारे में नहीं बताया गया था। हालांकि, जहां तक यांग ये का सवाल है, यह निश्चित रूप से साधारण नहीं था। जहां तक इसकी शक्ति का सवाल है, उसे इसे सफलतापूर्वक साधना था और किसी व्यक्ति या किसी राक्षस जानवर पर इसका परीक्षण करना था। ड्रैगन सील। यांग ये को अचानक ड्रैगन सील का ख्याल आया, क्योंकि अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा था कि ड्रैगन सील के पास एक और तकनीक है, अमर तत्व शरीर। अमर तत्व शरीर और तत्व भंजक। यांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ड्रैगन सील उसकी चेतना के सागर में थी। हालांकि, यह बहुत कम प्रोफाइल रखता था और बस एक कोने में रहता था। शायद यह आदिम शिवालय की वजह से था। दरअसल, चूंकि उसके पास आदिम शिवालय था, इसलिए यांग ये सभी बुराइयों से अछूता था।
चाहे वह किसी भी तरह की अजीब चीज या आत्मा क्यों न हो, अगर वे उसके शरीर में प्रवेश करते तो उन्हें घुटने टेकने पड़ते। यांग ये की चेतना ड्रैगन सील में प्रवेश कर गई। उसे थोड़ा कांपने में देर नहीं लगी और फिर यांग ये के दिमाग में कुछ जानकारी उभरी। अमर तत्व शरीर तत्व विभाजक से निर्मित, यह तत्व विभाजक से कहीं अधिक महान है। शरीर को 5 तत्वों की ऊर्जा को शरीर में अवशोषित करने के लिए माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर को 5 तत्वों की ऊर्जा प्राप्त होती है। 5 तत्वों की ऊर्जा निरंतर प्रसारित होती है और शरीर शाश्वत रहता है। शरीर साधना तकनीक यांग ये बहुत खुश था। उसे शरीर साधना तकनीक की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसका शरीर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक कमी थी और वह यह कि उसके पास अच्छी साधना तकनीक और उन्नति की चरणबद्ध प्रक्रिया नहीं थी। उसके शरीर का सुधार उत्तेजना के बाहरी स्रोतों पर निर्भर होकर जबरदस्ती किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वह चरम सीमा पर चला गया था। शुरुआत में तो ऐसा करना ठीक था, लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं कर सकते थे। सौभाग्यवश अब उसके पास अमरतात्विक शरीर तकनीक थी, इसलिए उसे अब ऐसी विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे जबरदस्त लाभ प्राप्त हुआ था। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। अब उसे समझ में आया कि यहाँ आने वाले लोग क्यों हैं, जबकि उन्हें पता है कि यह कितना खतरनाक है। यहाँ खतरा और किस्मत एक साथ मौजूद हैं। ठीक इसी पल की तरह उसने एक किस्मत हासिल की थी। लेकिन वह जानता था कि अगर कोई और यहाँ आता है तो उसे भी यही चीज जरूर मिलेगी, क्योंकि अधेड़ उम्र के आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं था। संक्षेप में, यह स्थान बहुत खतरनाक था, लेकिन यह सौभाग्य से भरा था, और यह सब व्यक्ति की अपनी ताकत और भाग्य पर निर्भर करता था। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया, आसपास के माहौल पर नजर डाली, और फिर अपने मन को अपने शरीर में डुबो दिया। उसका क्लोन प्राचीन सम्राट पायथन के सामने पहुंचा। इस समय वह एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था और यह बिल्कुल दयनीय लग रहा था। हालांकि वह अडिग था और उसने दया की भीख मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन प्राइमोडियल पैगोडा इससे भी बदतर था। चूंकि उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्राइमोडियल पैगोडा उसके साथ खेलना जारी रखने को तैयार था। किसी भी मामले में प्राइमोडियल पैगोडा के भीतर रहते हुए अजगर का मरना असंभव था। वह अजगर को पीटने के बाद उसे ठीक कर देता था और फिर वह अजगर को पीटना जारी रखता था। यांग ये ने बहुत देर तक अजगर को देखा और फिर वह पलटा और वहीं गायब हो गया। अगर वह अडिग रहना चाहता था तो कोई बात नहीं, प्रिमोडियल पैगोडा पूरे रास्ते उसका साथ दे सकता था। यह उन लोगों से निपटने में विशेषज्ञ था जो समर्पण करने से इनकार कर देते थे। इस बीच यांग ये ने बाहरी दुनिया में अपनी आंखें खोलीं। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा। वह अचानक पलटा और उसके सामने की जगह पूरी तरह से खाली थी। इस समय यांग ये वास्तव में तलवार डोमेन को तुरंत सक्रिय करना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या कोई उसके सामने खड़ा है और उसे देख रहा है। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। चूंकि उसने खुद को दिखाने से इनकार कर दिया और उसने उसे खुद को उसके सामने प्रकट करने के लिए मजबूर किया, तो इससे स्थिति और भी खराब हो सकती थी। अंत में जब तक वह कोई कदम नहीं उठाती तब तक इंतजार करना और देखना सबसे अच्छा था। यांग ये पलटा और धुंध में गायब हो गया। आगे का रास्ता अज्ञात खतरों से भरा था, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ना था। रास्ते भर यांग ये ने और भी कंकाल देखे। वे मनुष्यों और राक्षस जानवरों के थे जिन्हें उसने पहले देखा था। यांग ये ने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि ये कंकाल संभवतः उसी समूह के थे जिसमें पहले वाला अधेड़ व्यक्ति था। इस समय यांग ये को थोड़ी समझ में आया। अधेड़ व्यक्ति के समूह ने संभवतः भयावह राक्षस जानवरों का सामना अशुभ क्षेत्र में और भी गहराई में किया था और वे यहां तक भाग आए थे। हालांकि वे अंत में राक्षस जानवरों के पीछा से बच नहीं पाए थे। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के आदमी का समूह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था। भले ही वे मर गए, फिर भी उन्होंने कुछ राक्षस जानवरों को मार डाला। वे अपने शत्रुओं के साथ नष्ट हो गए। जहां तक यांग ये का सवाल है, यह अच्छी खबर थी, क्योंकि यह दर्शाता था कि इस क्षेत्र में कोई खतरा नहीं था। क्योंकि ये राक्षस जानवर अशुभ क्षेत्र में और भी गहरे से आए थे और वे येलो स्प्रिंग्स नदी से भी आ सकते थे। आखिरकार मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। मध्यम आयु वर्ग के आदमी की ताकत के आधार पर उसके लिए येलो स्प्रिंग्स नदी तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी वह लापरवाह नहीं हो सकता था। उसके पास उनकी ताकत नहीं थी, इसलिए भले ही वह येलो स्प्रिंग्स नदी से आगे नहीं जा रहा था, फिर भी यह उसके लिए बेहद खतरनाक था। इस बार उनके चले जाने के बाद यांग ये ने पागलों की तरह कड़ी मेहनत करने और खेती करने का फैसला किया था। यह वास्तव में बहुत दुखद था कि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। वर्तमान में उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पतली बर्फ पर चल रहा हो, और वह हर समय सावधान रहता था क्योंकि उसे डर था कि कोई राक्षस जानवर या कोई और डरावनी चीज अचानक उसके सामने आ जाएगी। 4 घंटे बाद आसमान काला हो गया और धुंध और भी घनी हो गई। यांग ये रुका नहीं, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। अचानक उसने भौहें सिकुड़ी क्योंकि आसपास का वातावरण ठंडा होता जा रहा था।
यांग ये रुक गया और दूर की ओर देखने लगा। वह बस धुंध को अलग करने ही वाला था कि अचानक आगे की धुंध अपने आप अलग हो गई और फिर ठंडी हवा का एक झोंका उसकी ओर आया। यह देखकर यांग ये के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा मोड़ा और आभा की एक लहर आगे बढ़ी और ठंडी हवा को रोक दिया। यांग यी सतर्क हो गया। हालांकि ठंडी हवा के गायब हो जाने के बाद भी कोई हलचल न देखकर वह काफी हैरान था। वह कुछ देर चुप रहा और फिर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ठंड बढ़ती गई। अंत में उसके पास भी ठंड से बचने के लिए वध करने की नीयत और तलवार चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दरार। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक स्पष्ट और गूंजती हुई दरार आई। यांग ये ने नीचे देखा और पाया कि वह बर्फ पर चल रहा था। उसने अपने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसे हल्के से हिलाया। एक पल में उसके आसपास का धुंधलापन दूर हो गया और फिर उसने अपने आसपास के माहौल को साफ साफ देखा। बर्फ से ढका एक पर्वत। उसके सामने बर्फ से ढका एक पहाड़ था। उसे नहीं पता था कि यह कितना बड़ा था और वह इसका केवल एक हिस्सा ही देख पा रहा था। यह जगह क्या है? यांग ये कुछ देर चुप रहा और फिर आगे बढ़ गया। वह कुछ देर आगे बढ़ा, फिर उसने देखा कि आगे कोई रास्ता नहीं था। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर की ओर उड़ान भरी। चूंकि आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ऊपर से उड़ान भरने का इरादा किया। वह लगभग 2 घंटे तक उड़ता रहा, फिर आखिरकार वह शिखर पर पहुंच गया। यांग यी जब शिखर पर पहुंचे तो दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वास्तव में यहाँ कोई धुंध नहीं थी और उनकी दृष्टि पूरी तरह से साफ थी। उसने नीचे देखा और पाया कि जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला था, तब भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी रहस्यमयी ऊर्जा ने उस धुंध को रोक रखा था। यह बहुत अजीब था। यांग यी की गहन ऊर्जा प्रसारित होने लगी और वह और भी अधिक सतर्क हो गया। यांग ये आगे बढ़ता रहा। वह करीब 1 घंटे तक चलता रहा, फिर अचानक रुक गया। उसके सामने बर्फ से बना एक मंच खड़ा था और मंच के ऊपर बर्फ की तरह क्रिस्टलीय बर्फ का एक ताबूत तैर रहा था। एक ताबूत। यांग ये दंग रह गया। अध्याय 1457। हर जगह देवता। कहने की जरूरत नहीं कि यह जगह दिन प्रतिदिन रहस्यमय होती जा रही थी। इस स्थान पर यांग यी को अंततः यह समझ में आया कि जब लोग कहते थे कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर प्रकार की चीजों से भरी हुई है, तो इसका क्या मतलब होता है। ताबूत के अंदर कौन था? यांग यी वास्तव में उत्सुक था, लेकिन उसने जाकर देखने का निर्णय नहीं लिया। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। इस स्थान पर उनकी जिज्ञासा को रोकना ही सर्वोत्तम था। यांग ये दूसरी तरफ चलने लगा और बर्फ के ताबूत से दूर रहने लगा। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी समझ सकता था कि यहाँ ताबूत रखना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। परेशानी से बचने और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाने में ही भलाई थी। यांग यी को ताबूत के चारों ओर पूरी तरह से चक्कर लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि जब वह दूसरी तरफ पहुंचने ही वाला था, टकराना। एक सफेद छाया अचानक बर्फ के एक क्षेत्र से निकली जो यांग यी से ज्यादा दूर नहीं था और फिर वह उसकी ओर बढ़ी। यांग यी के हाव भाव थोड़े बदल गए। यह इतनी तेज थी कि वह इसे बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था और वह केवल इसके सामने जा सकता था। यांग ये ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी, उसे खींचा और घुमाया। टकराना। एक धमाका हुआ और फिर यांग ये और सफेद परछाई दोनों पीछे की ओर उड़ गए। यांग ये लगभग 3 किलोमीटर पीछे चला गया और फिर आखिरकार रुक गया, लेकिन सफेद परछाई सिर्फ 300 मीटर पीछे चली गई थी। उनकी ताकत में अंतर स्पष्ट था। इस समय यांग ये ने सफेद छाया की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। यह एक विशाल सफेद भालू था। हालांकि सामान्य भालुओं के विपरीत इसके पास शुद्ध सफेद पंखों की एक जोड़ी थी। इसके अलावा इसकी पूंछ काफी अनोखी थी। इस पर फर बर्फ की तीखी कीलों की तरह था और यह काफी भयानक था। सफेद भालू के चेहरे पर एक क्रूर भाव था जबकि उसकी आंखों में एक भयंकर नजर थी। उसके पीछे के पंख हल्के से फड़फड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार है। यांग ये ने उस पर नजर डाली और कहा, मैं बस गुजर रहा हूं। मुझे जाने दो, ठीक है। गर्जन। वह क्रोध से दहाड़ने लगा और फिर यांग यी पर झपटा। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। बिग ब्लैकी, लिटिल ब्लैकी और ईगलेट आगे बढ़े। ईगलेट सबसे तेज था और उसने तुरंत सफेद भालू पर अपना पंजा मारा, जबकि 2 दिव्य दानव भेड़िए ईगलेट के पीछे थे। टकराना। उनकी संयुक्त सेना के कारण सफेद भालू बहुत दूर जा गिरा। इसके अलावा जमीन पर उतरने के बाद भी उसका शरीर जमीन से रगड़ता रहा और वह 1 किलोमीटर पीछे चला गया। बिग ब्लैकी और बाकी लोगों को देखकर सफेद भालू और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपना सिर उठाया और क्रोध से दहाड़ने लगा और यह इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली का तड़तड़ाहट हो जो तेजी से आसपास के इलाके की ओर बढ़ रही हो। यांग यी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर भाव बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। सफेद भालू सेना को बुला रहा था। यांग ये कुछ कहने ही वाला था जब
गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। यांग यी के चारों ओर से गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और फिर जमीन लगातार फटने लगी, इससे पहले कि जमीन से कई सफेद परछाइयां चमक उठें। बस एक पल में उसके चारों ओर 200 से ज्यादा सफेद भालू दिखाई दिए। यांग ये का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। गर्जन। दूरी पर खड़ा सफेद भालू क्रोध से दहाड़ने लगा और फिर सभी अन्य सफेद भालू यांग यी के समूह पर टूट पड़े। मुझे क्या करना चाहिए? यांग ये का दिमाग तेजी से काम कर रहा था और उसे दूर से बर्फ के मंच पर नजर डालने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने बिग ब्लैकी की पीठ पर नजर डालने में संकोच नहीं किया और फिर उसने कहा, बर्फ के मंच पर जाओ। बिग ब्लैकी तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। उसने बर्फ के मंच को इसलिए चुना था क्योंकि उसने देखा था कि सभी सफेद भालू उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे उससे बहुत दूर रहते थे और किसी चीज से डरते हुए लग रहे थे। इसलिए यांग ये ने निर्णायक रूप से वहां जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास मौजूद ताकतों के आधार पर उनके लिए इतने सारे पंख वाले सफेद भालुओं का मुकाबला करना निश्चित रूप से असंभव था। ऐसा लग रहा था कि सफेद भालुओं को गुस्सा आ गया जब उन्होंने यांग ये के समूह को बर्फ के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते देखा। वे सभी पागलों की तरह चिल्लाने लगे और यांग ये के समूह पर पागलों की तरह हमला करने लगे। कुछ दर्जन सफेद भालू पंखे के आकार की संरचना में घुस आए और यांग ये के समूह का रास्ता रोक दिया। जाहिर है, वे यांग ये को बर्फ के मंच के पास जाने से रोकना चाहते थे। यांग यी की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता की झलक दिखाई दी। वह आसमान में उछला, अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी, उसे खींचा और नीचे की ओर घुमाया। ओह! तलवार की चीख गूंजी और तलवार की चीख की ताकत से जमीन फट गई। उसी समय हमले का नेतृत्व कर रहे कुछ सफेद भालू तुरंत ही अपने रास्ते पर रुक गए। दो ओवरलैप किए गए हेवन रेंज जो यांग यी के दोनों इरादों से बड़े थे। इस समय यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने तुरंत दो हेवन रेंज को ओवरलैप कर दिया था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि एक अकेला हेवन रेंज उन भालुओं के लिए कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन एक बार जब वे घिर जाएंगे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसलिए वह बिल्कुल भी रोक नहीं सका। तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा में फैल गई। टकराना। समूह के आगे वाले सफेद भालू तुरंत ही नष्ट हो गए। बाकी सफेद भालू पीछे की ओर और दोनों तरफ उड़ गए। यांग यी के समूह के सामने एक रास्ता दिखाई दिया। बिग ब्लैकी ने बर्फ के मंच पर छलांग लगाने का अवसर लपक लिया। बर्फ के मंच पर पहुंचते ही यांग ये के समूह पर हमला करने वाले सफेद भालू तुरंत आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद वे यांग ये के समूह पर पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। उनकी सभी आंखें क्रोध से फटने के कगार पर लग रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वे यांग ये के समूह का मांस खाना चाहते हैं। हालांकि वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। यांग ये ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने सही दांव लगाया था। अगर उसने गलत दांव लगाया होता तो वे खत्म हो जाते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सफेद भालू थे, यहाँ तक कि क्यों भी उन्हें दबा नहीं पाता। आखिरकार इतने सारे थे। यहाँ 200 से ज्यादा थे। इस स्थान पर सचमुच देवता सर्वत्र विद्यमान थे। सिर्फ यांग यी ने ही राहत की सांस नहीं ली थी, बिग ब्लैकी और बाकी लोगों ने भी यही किया था। वे एकल मुकाबले में सफेद भालुओं से नहीं डरते थे, लेकिन सफेद भालुओं के पास संख्याबल था। सौभाग्यवश सफेद भालुओं ने बर्फ के मंच के पास जाने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे बर्फ के मंच के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन यांग ये के समूह ने भी बर्फ के मंच से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह एक गतिरोध था। यांग ये ने आसपास के सफेद भालुओं पर नजर डाली और फिर वह कुछ दिव्य क्रिस्टल निकालने और उनमें से ऊर्जा को अवशोषित करने से पहले क्रॉस लेग बैठ गया। उसने अभी अभी एक ओवरलैप्ड हेवन रेंट किया था और इसने उसकी गहन ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा उसका शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसे अपनी गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना था और अपने चरम पर पहुंचना था। ईगलेट और दो राक्षस भेड़िए यांग यी के पास पहरे पर खड़े थे और वे हर समय सतर्क रहते थे। इस बीच सफेद भालू अभी भी दूर से दहाड़ रहे थे। वे सभी अपने पंजे आपस में रगड़ रहे थे और आगे बढ़कर यांग यी के समूह को टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा से हमला कर रहे थे। हालांकि वे किसी चीज से डरे हुए लग रहे थे और वे हमेशा कुछ कदम आगे बढ़ने के तुरंत बाद पीछे हट जाते थे। फिर भी ईगलेट और अन्य लोगों ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और हर समय सतर्क रहे। लगभग 1 घंटे बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई थी तथा उसके शरीर की उसके भीतर की आदिम बैंगनी ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से मरम्मत हो गई थी। यांग ये खड़ा हुआ और सफेद बिये की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन सभी की आंखें गुस्से से फटने वाली थीं और लगभग सभी की नजरें उस पर टिकी थीं। अगर उनकी निगाहें जानलेवा होती तो यांग ये बहुत पहले ही अपनी जान गंवा चुका होता। यांग ये ने अपनी नजरें हटा लीं और फिर वह पलटा और बर्फ के ताबूत को देखा जो उसके ऊपर ही तैर रहा था। जाहिर है, उस ताबूत की वजह से सफेद भालू बर्फ के मंच के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ताबूत के अंदर क्या था? वह क्या था जिसने इतने शक्तिशाली राक्षस जानवरों को भय से भर दिया?
यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर वह सफेद भालुओं की ओर देखने लगा। तुम में से कौन नेता है? गर्जन। बर्फ के मंच से कुछ ही दूरी पर एक विशाल सफेद भालू आया। यह दूसरे भालुओं से बहुत बड़ा था और इसका फर शुद्ध सफेद नहीं था। यह सफेद था और इसमें कुछ बैंगनी रंग था। इसके अलावा इसकी आभा दूसरे भालुओं से कहीं ज्यादा तेज थी। जाहिर है यह नेता था। यांग ये ने कहा, मैं आप सभी के साथ परेशानी मोल लेने नहीं आया हूं और मैं बस यहां से गुजरना चाहता हूं। मुझे गुजरने दो और हम शांति से साथ रह सकते हैं। ठीक है। वह यहाँ मुसीबत मोल लेने नहीं आया था, बल्कि उसका लक्ष्य था अंधेरे का जंगल। इसलिए उसने बातचीत करने का फैसला किया। सफेद भालू ने यांग यी को गुस्से से घूरा और उसकी आंखों में मारने की नीयत भरी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस यांग यी को देखता रहा। हत्या का इरादा। एक सफेद भालू से मारने की मंशा की बात तो दूर, 10,000 सफेद भालुओं से मारने की मंशा भी यांग यी के खिलाफ बेकार होगी। उसका वध करने का इरादा अर्धवापसी रैंक पर था, इसलिए मारने का इरादा और कोई भी अन्य संबंधित आभा उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार थी। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, क्या हमें यूं ही निकल जाने देना इतना मुश्किल है? मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा कि तुम मुझे अपनी खाल उतारने दो। दरअसल यांग ये अभी काफी क्रोधित था। उसने देखा था कि अशुभ क्षेत्र के भीतर राक्षस जानवर बेहद घमंडी थे। जब तक कोई उनके क्षेत्र में प्रवेश करता, तब तक ऐसा लगता था कि कोई उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और वे अपनी जान की बाजी लगाकर बेतहाशा लड़ते थे। क्या थोड़ा लचीला होना बेहतर नहीं होगा? गर्जन। सफेद भालू ने यांग ये को कोई जवाब नहीं दिया। सफेद भालू सिर्फ यांग ये पर दहाड़ता रहा और ऐसा लगा जैसे सफेद भालू यांग ये को वहां से नीचे उतरने के लिए कह रहा हो। मंच से उतर जाओ। यांग ये स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता तो उसे सफेद भालुओं द्वारा घेर लिया जाता। केवल एक मूर्ख ही ऐसा करेगा। यांग ये ने ईगल को देखा और कहा, उससे कहो कि हमें जाने दे और हम सब शांति से साथ रह सकते हैं। वरना यांग यी इस समय काफी शर्मिंदा थी, क्योंकि अगर सफेद भालू मना भी कर देता तो भी उसके पास सफेद भालू से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। यांग ये ने एक पल के लिए रुककर कहा, किसी भी स्थिति में उससे कहो कि अगर वह हमें गुजरने नहीं देगा तो मैं जल्दबाजी में काम करूंगी। ईगलट ने यांग ये पर नजर डाली और उसे ऐसा नहीं लगा कि यांग ये मजाक कर रहा था। उसे यांग ये के गुस्से के बारे में थोड़ा बहुत पता था और उसे पता था कि यांग ये का गुस्सा निश्चित रूप से विस्फोटक था। अगर यांग ये ने कहा कि वह जल्दबाजी में काम करेगा तो यांग ये जरूर ऐसा करेगा। ईगलट को बस यह नहीं पता था कि यांग ये ऐसा कैसे करेगा। आखिरकार वे एक वंचित स्थिति में थे। ईगलट ने सफेद भालुओं के नेता की ओर देखा और फिर उसने यांग यी का संदेश दिया। टकराना। इस बीच सफेद भालुओं के नेता ने अपने पंजे जमीन पर पटक दिए और फिर वह यांग यी पर दहाड़ने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं और वह पागल होने के कगार पर था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, इसलिए वह व्यक्ति तर्क करने से इनकार कर रहा है। यांग ये ने सफेद भालू पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस बर्फ के ताबूत को देखने लगा। वह उसे बहुत देर तक देखता रहा और फिर वह सफेद भालू की ओर देखने लगा। फिर उसने कहा, तुम मुझे जल्दबाजी में काम करने के लिए मजबूर करना चाहते हो, है ना? तो बस मुझे ऐसा करते हुए देखो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति बर्फ के ताबूत पर चमक उठी और उसने अपना दाहिना हाथ उसके ढक्कन पर रख दिया। उसने सफेद भालुओं के नेता को देखा और कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम हमें जाने दोगे या नहीं? अगर तुम मना करोगे तो मैं इसे खोल दूंगा। दहाड़ दहाड़ दहाड़। सफेद भालू पागलों की तरह दहाड़ने लगे। क्या आप हमें जाने देंगे या नहीं? यांग ये की आंखें पागलपन से भरी थीं और वह थोड़ी ताकत लगा रहा था। भालू अभी भी दहाड़ रहे थे। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह ताबूत खोलने ही वाला था कि सफेद भालुओं का नेता अचानक दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ से दहाड़ रहे सभी सफेद भालुओं को झटका लगा और फिर वे एक तरफ हट गए और एक रास्ता खोल दिया। यांग ये ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ हटा लिया। तथापि दरार। यांग यी और सफेद भालू दंग रह गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ सोचा हो और फिर उनकी नजरें एक साथ बर्फ के ताबूत पर चली गईं। बर्फ के बक्से का ढक्कन धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा जबकि वे देख रहे थे। मैं अब मुसीबत में हूं। यह देखकर यांग ये का दिल कांप उठा और उसका चेहरा बिल्कुल भद्दा हो गया। अध्याय 1458। मेरा नाम छोटा आकाश है। इस समय यांग यी और सफेद भालू दोनों ही बिना पलक झपकाए बर्फ के ताबूत को घूर रहे थे। सफेद भालुओं के लिए यह विशेष रूप से कठिन था, वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ढक्कन धीरे धीरे हवा में उठा और ताबूत के भीतर से एक हाथ निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। हाथ बर्फ की तरह एकदम सफेद था। हाथ को ताबूत के किनारे को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर एक महिला धीरे धीरे ताबूत के भीतर बैठ गई। वह लगभग 16 या 17 साल की लग रही थी। वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वह देखने में बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वह दूसरों को अपने बहुत करीब महसूस कराती थी।
ठीक इसी पल की तरह। जैसे ही यांग ये ने उस पर नजर डाली, उसे लगा कि वह उसके बहुत करीब है, जैसे उसने किसी पुराने दोस्त को देखा हो। यहाँ तक यांग यी भी उसके इस बेतुके विचार से हैरान रह गया। महिला ताबूत में बैठी हुई आसपास के माहौल को देख रही थी और उसकी आंखों में हैरानी की एक लकीर भर गई थी। उसे यांग ये की ओर देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह कौन सी जगह है? उसकी आवाज बहुत मधुर थी और बहुत आरामदायक लग रही थी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, अशुभ क्षेत्र। भले ही वह पूरी तरह से हानिरहित लग रही थी, यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और वह हर समय सतर्क रहता था। क्या मजाक है? अशुभ क्षेत्र में कोई व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है? वैसे भी वह यहाँ एक भी साधारण व्यक्ति से नहीं मिला था। अशुभ क्षेत्र। उसकी खूबसूरत भौहें आपस में चिपक गईं और उसने कुछ देर सोचने के बाद फिर पूछा, अशुभ क्षेत्र क्या है? क्या वह अपनी याददाश्त खो चुकी है? यांग ये ने उसे देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। वैसे भी इसे अशुभ क्षेत्र कहा जाता है। वह भौहें सिकोड़कर बहुत देर तक सोचती रही, फिर उसने अपना सिर हिलाया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर तक सोना चाहिए था और मैं नींद में ही भूल गई। यांग यी का चेहरा काला पड़ गया। क्या ख्याल है? वह तब तक सोती रही जब तक वह भूल नहीं गई। इस बीच वह ताबूत से बाहर तैर कर आई। उसने एक सफेद और नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। यह काफी खास थी क्योंकि यह बादल वाले नीले आसमान की तरह लग रही थी। इसके अलावा उसने यांग यी को एक बेहद अजीब एहसास दिया। निकटता की उस अकथनीय भावना के अलावा एक और अवर्णनीय भावना थी। वह यांग ये की ओर चलने लगी। इस बीच ईगलेट और बिग ब्लैकी जो यांग ये के सामने खड़े थे, ने वास्तव में उसके लिए एक तरफ हटने की पहल की थी। यांग ये का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसे यांग ये के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने यांग ये को देखा, पलकें झपकाईं और कहा, अंतरिक्ष के नियम, गति के नियम, क्षय के नियम, अंधकार के नियम। हम तलवार का क्षेत्र भी। वाह, तुमने वास्तव में तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। यांग ये ने उस पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। कितना भयानक। वह वास्तव में मेरी समझ में आने वाली हर चीज को देख पाने में सक्षम थी। उसने यह कैसे हासिल किया? अचानक वह यांग ये के करीब आ गई, हल्के से सूंघी और फिर भौहें सिकोड़ लीं। कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। अर्ध प्रतिफल श्रेणी का वध इरादा। तुमने बहुत ज्यादा हत्याएं की हैं और बहुत ज्यादा कर्मों में उलझ गए हो। भले ही इसने तुम्हें जबरदस्त ताकत दी हो, लेकिन जितना ज्यादा वध होगा उतना ही ज्यादा बुरा कर्म तुम्हारे पास होगा। तुम्हें प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। प्रतिशोध। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। यह ठीक है जब तक कि मैं उन्हें मारने के बाद अपनी अंतरात्मा को साफ रखूं। मुझे किसी भी प्रतिशोध की परवाह नहीं है, नहीं मैं उससे डरता हूं। उसने पलकें झपकाईं। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यांग ये की छाती थपथपाई। लेकिन उसे अपना हाथ वापस खींचने में देर नहीं लगी, तो यही कारण है। वध का हृदय। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, वध से और भी अधिक वध होगा। अंतहीन वध। तो मैं अंत तक मारूंगा। यांग ये ने आगे कहा, मैं तब तक मारूंगा जब तक कोई मुझसे परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं करता। वह काफी देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, क्या तुमने पुनर्जन्म के बारे में सुना है? यांग ये ने जवाब दिया, मैंने पहले ऐसा नहीं किया था। हालांकि इससे पहले मेरी मुलाकात एक सीनियर से हुई थी, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। उसने सिर हिलाया। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करेगा। हालांकि आपने बहुत अधिक हत्याएं की हैं, इसलिए आपके लिए पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना बहुत कठिन है। भले ही आप इसमें प्रवेश न करें, फिर भी आपको एक भयानक भाग्य भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों को आपने अतीत में मारा था, वे आपके लिए आएंगे। जितना अधिक आप मारेंगे, उतने ही अधिक लोग आपके लिए आएंगे। बेशक शायद वे पहले ही पुनर्जन्म ले चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ कर्म के चक्र के भीतर है। इसलिए वे अभी भी आपके लिए आएंगे, किसी न किसी तरह से। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कर्म में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा ताकत में विश्वास करता हूं। अगर किसी के पास शक्तिशाली ताकत है, तो सारे कर्म बेकार हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह हंसा। चलो इस बारे में बात नहीं करते। तुम मुझे बहुत करीब महसूस करते हो, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक हूं। ठीक है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी अज्ञात कारण से उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए बिग ब्लैकी और अन्य लोगों की तरह उसके प्रति उसकी सतर्कता धीरे धीरे गायब हो रही थी। मेरा नाम। उसने पलकें झपकाईं और बहुत देर तक सोचने के बाद अपना सिर हिलाया। मैं इसे भूल गई हूं। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच उसने कहा, लेकिन आप मुझे छोटा आकाश कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे नीला आकाश पसंद है। लिटिल स्काई। यांग ये ने उसे देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही थी, और शायद उसने वाकई अपनी याददाश्त खो दी थी। वह कौन है? वह यहाँ क्या कर रही है? वह मुझे कैसे देख पा रही थी?
यांग ये के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई जवाब पाने में असमर्थ था। यांग ये ने खुद को सवालों पर ज्यादा समय बिताने की इजाजत नहीं दी। उसने एक पल सोचा और कहा, मैं अंधेरे के जंगल की ओर जा रहा हूं, लेकिन ये सफेद भालू मुझे आगे जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि वे तुमसे डरते हैं। क्या तुम उन्हें जाने दे सकते हो और मुझे आगे जाने दे सकते हो? लिटिल स्काई ने जब उसकी बात सुनी तो उसने सफेद भालुओं की तरफ देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि सफेद भालू अचानक जमीन पर लेट गए। यहां तक सफेद भालुओं के नेता ने भी ऐसा ही किया। यांग ये ने उसकी ओर देखा और वह उसकी पहचान जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया। लिटिल स्काई ने भालुओं को देखते हुए भौहें सिकुड़ी और ऐसा लगा जैसे वह कुछ सोच रही हो। काफी समय बीतने के बाद उसने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं, इन सालों में मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब जब मैं जाग गई हूं, तो तुम सब आजाद हो। लिटिल स्काई की आवाज सुनकर उनके नेता का शरीर अचानक कांप उठा। वह उत्साहित लग रहा था। वह अचानक लिटिल स्काई के पास रेंगता हुआ गया और फिर उसके सामने जमीन पर लेट गया। यांग ये स्पष्ट रूप से भावुक हो गई क्योंकि यह स्पष्ट रूप से समर्पण का संकेत था। सफेद भालू वास्तव में उसके सामने समर्पण करने को तैयार था और यह उसने स्वेच्छा से किया था। हालांकि लिटिल स्काई ने अपना सिर हिला दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सफेद भालू के फर को सहलाया। आकाश ने सभी चीजों को जन्म दिया है और सभी चीजें बराबर हैं। जाओ और अपना रास्ता खुद देखो। सफेद भालू ने उसकी ओर देखा और यांग ये ने उसकी आंखों में निराशा के भाव देखे। सफेद भालू कुछ देर तक वहीं लेटा रहा, फिर वह घूम गया और अन्य सफेद भालुओं के साथ दूर गायब हो गया। एक बार जब वे चले गए, तो यांग ये ने राहत की सांस ली और लिटिल स्काई को देखा, वे बहुत मजबूत हैं। उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, लिटिल स्काई ने धीरे से कहा और फिर उसने बिग ब्लैकी और बाकियों की तरफ देखा, उन सभी को भी। बिग ब्लैकी और अन्य लोग चुप रहे और फिर उन्होंने यांग ये को देखा। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, 5 साल मेरे साथ रहो। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी लौटा दूंगा। वह जानता था कि चाहे कोई भी हो, कोई भी अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए सीमित नहीं रखना चाहता। इसलिए उसे उन्हें उम्मीद देनी थी, आज़ाद होने की उम्मीद। 5 साल उनके लिए लंबे नहीं थे। आखिरकार कुछ राक्षस जानवर कुछ दर्जन सालों तक सोते रहे। बिग ब्लैकी और अन्य लोगों ने उसे सुनते ही तुरंत आभार व्यक्त किया। वास्तव में वे बहुत आशावान नहीं थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में सहमत होंगे। 5 साल वास्तव में उनके लिए लंबे समय तक नहीं थे। हालांकि वे यांग ये के साथ रहते हुए 5 साल तक जीवित रह पाएंगे या नहीं, यह एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा ईमानदारी से कहें तो वे वास्तव में वहां से जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आदिकालीन शिवालय के भीतर की आत्मिक ऊर्जा बहुत शुद्ध थी। संक्षेप में, वे अब यांग यी के साथ रहने के खिलाफ नहीं थे। बेशक अगर वे अपनी आज़ादी हासिल कर पाते तो बेहतर होता। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर उसने लिटिल स्काई को देखा। मिस लिटिल स्काई, मुझे अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। छोटा आकाश मुस्कुराया, चलो साथ साथ चलते हैं। यांग ये दंग रह गया। उसने आगे कहा, चलो साथ साथ चलते हैं। यांग ये ने घबरा कर कहा, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? उसने सिर हिलाया, मैंने अपनी यादें खो दी हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जिनसे मैं मिली हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ जा रही हूँ। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मिस लिटिल स्काई, मैं एक बहुत ही खतरनाक जगह जा रहा हूँ। यह बेहद खतरनाक है, इसलिए बेहतर होगा कि आप ना आए। स्वाभाविक रूप से वह उसे अपने साथ आने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी पृष्ठभूमि अज्ञात थी और वह बहुत रहस्यमयी थी। अगर वह उसे आने देता, तो वह चैन से नहीं रह पाता। भले ही वह उसके बहुत करीब महसूस करता था और वह बहुत दयालु महसूस करती थी, लेकिन यही कारण था कि वह चैन से नहीं रह पाता था, क्योंकि यह बहुत अजीब था। उसने जवाब दिया, लेकिन क्या मुझे यहाँ छोड़ना मेरे लिए और भी खतरनाक नहीं होगा? यांग ये ने कहा, मिस लिटिल स्काई, आप मजाक कर रही होंगी। इस जगह का तो जिक्र ही न करें, आपकी ताकत शायद येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वह उसकी ताकत को नहीं पहचान पाया था, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह निश्चित रूप से बहुत मजबूत थी। अन्यथा उसके लिए उसकी क्षमता को पहचान पाना असंभव होता। ताकत। उसने अपना सिर हिलाया, मैं लड़ना नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता। यांग ये हैरान रह गया, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं लड़ना नहीं जानती। यांग ये अवाक रह गया। इस बीच उसने कहा, मुझे बस तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? जैसे ही मुझे अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? यांग ये ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस लिटिल स्काई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। यांग ये की आकृति बिग ब्लैकी पर चमकी जब उसने बोलना समाप्त किया। बाद वाले ने लिटिल स्काई की ओर देखा और फिर वह अंधेरे प्रकाश की किरण में बदल गई जो दूर तक गायब हो गई। लिटिल ब्लैकी और ईगलट जल्दी से उनके पीछे चले गए।
कुछ समय बीतने के बाद यांग ये ने राहत की सांस ली। जब उसे लगा कि वे उसे पीछे छोड़ चुके हैं, बिग ब्लैकी अचानक रुक गया, क्योंकि उनसे कुछ ही दूर आगे एक व्यक्ति दिखाई दिया था और वह कोई और नहीं बल्कि लिटिल स्काई था। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह मुस्कुराई और बोली, हालांकि मैं लड़ना नहीं जानती, लेकिन दौड़ने में मैं बहुत तेज हूँ। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर पूछा, आखिर तुम क्या चाहती हो? उसने जवाब दिया, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। यांग ये ने भौहें सिकुड़ी, अंदर? कहाँ? लिटिल स्काई अचानक यांग ये के पास तैरती हुई आई और फिर उसने उसकी छाती की ओर इशारा किया और मुस्कुराई, आपके शरीर के अंदर की वह दुनिया। आदिकालीन शिवालय। यांग यी के रोंगटे खड़े हो गए। वह वास्तव में मेरे अंदर की दुनिया के बारे में जानती है। वह आदिकालीन शिवालय का पता लगा सकती है। अध्याय 1459 छोटा आकाश महाद्वीप। इस समय यांग ये सदमे से परे था, क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल स्काई को वास्तव में यह पता होगा कि उसके भीतर एक और दुनिया है। या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह उसके अंदर नहीं बल्कि आदिकालीन पैगोडा के अंदर था। चूंकि वह इसके बारे में जानती थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह आदिकालीन पैगोडा के बारे में जानती थी। यांग ये ने बहुत देर तक उसे देखा और फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? छोटे आकाश ने उत्तर दिया, मैंने देखा। यांग ये ने पूछा, आपने इसे कैसे देखा? वह सहजता से बोली, मैंने अभी अभी देखा। यांग ये का चेहरा उदास हो गया, आप इसे क्यों देख सकते हैं जबकि अन्य नहीं देख सकते? उसने पलकें झपकाईं और सवाल करते हुए जवाब दिया, दूसरे लोग इसे क्यों नहीं देख सकते? यांग यी का चेहरा मुस्कुराया, क्या हम ठीक से बात भी कर सकते हैं? इस बीच उसने अचानक कहा, वास्तव में मैं भी वास्तव में उत्सुक हूँ। आपके शरीर के भीतर वास्तव में एक दुनिया है और इसमें कोई नियम नहीं है, कोई स्वर्गदाव या पुनर्जन्म का चक्र नहीं है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे अंदर जाकर देखने दो, ठीक है? मैं वास्तव में इसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वह बहुत उत्साहित थी, जल्दी करो और मुझसे पूछो। यांग ये ने एक पल सोचा और पूछा, क्या मेरे पीछे कोई है? उसने पलकें झपकाईं और यांग यी के पीछे देखा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या तुम इसे नहीं देख सकते? यांग ये ने धीरे से अपने हाथ भींच लिए। वह अभी भी वहीं है। इस बीच लिटिल स्काई ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए। यांग ये बहुत हैरान था, क्यों? नन्हा आकाश धीरे से बोला, इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग ही उसे देख पाते हैं। पहले वे जो मर चुके हैं, यानी जो पूरी तरह से मर चुके हैं। दूसरे प्रकार के लोग। यांग ये ने कहा, आप जैसे लोग। नन्हा आकाश अचानक बोला, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक इंसान हूँ? यांग ये आश्चर्यचकित हुआ, तुम इंसान नहीं हो? उसने जवाब दिया, हाँ। तो फिर आप क्या हैं? उसने पलकें झपकाईं, मुझे नहीं मालूम। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसके साथ बात करना असंभव है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन है? उसने उत्तर दिया, जो अत्यंत शक्तिशाली हैं। क्या यह स्पष्ट नहीं है? यांग ये ने अपनी आंखें घुमाईं। वह एक पल के लिए झिझका और फिर उसने पूछा, चूंकि तुम उसे देख सकते हो, तो क्या उसने तुम्हारे खिलाफ काम नहीं किया? रहस्यमयी महिला ने अपनी उपस्थिति को नोटिस करने वाले हर व्यक्ति को मार डाला था, लेकिन उसने लिटिल स्काई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और इसने यांगे को बहुत उत्सुक बना दिया। छोटा आकाश हैरान था, उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? यांगे को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। छोटे आकाश ने पूछा, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, चूंकि आप उसे देख सकते हैं, क्या आप मुझे यह पूछने में मदद कर सकते हैं कि वह मेरा पीछा क्यों कर रही है और वह क्या चाहती है? लिटिल स्काई ने यांग ये के पीछे देखा। उसे यांग ये को एक बार फिर देखने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसने अपना सिर हिलाया, वह कहने से इनकार कर रही है। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने पूछा, क्या आप उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ जानते हैं? छोटे आकाश ने सिर हिलाया। यांग ये ने जल्दी से पूछा, यह क्या है? लिटिल स्काई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मैं नहीं कह सकती। यांग ये हैरान था, क्यों? लिटिल स्काई ने जवाब दिया, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी। उसने तुम्हें धमकी दी? यांग ये हैरान था, उसने तुम्हें कैसे धमकी दी? लिटिल स्काई ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो वह तुम्हें मार डालेगी। यांग ये अवाक रह गया। छोटे आकाश ने धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी जानना चाहते हो? यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे, क्या मैं? बेशक मैं नहीं। इस समय यांग ये खुद को काफी भाग्यशाली महसूस कर रही थी, क्योंकि इससे साबित हो गया कि वह नहीं चाहती थी कि वह उसे देखे और वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी उत्पत्ति के बारे में जाने। अगर उसने उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए तलवार डोमेन का उपयोग किया होता, तो वह निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाता। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, एक आखिरी सवाल। तुम उसकी उत्पत्ति के बारे में क्यों जानते हो? क्या तुमने अपनी यादें नहीं खोई? हाँ, है। उसने आगे कहा, मैं अपनी याददाश्त खो देने के बाद भी उसके बारे में क्यों जानती हूँ?
मैं तो तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में भी जानती हूँ। तुम यांग ये हो, और तुम प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट नामक जगह से हो। तुम यांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं। क्यों? तुम्हें यह सब क्यों पता है? वह स्वाभाविक रूप से बोली, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता है क्योंकि तुम चाहती हो। इस समय यांग ये को बहुत ज्यादा झटका लगा। आखिरकार यह बेहद अजीब और रहस्यमय था कि लिटिल स्काई को पता था कि वह कहाँ से है। यांग यी काफी देर तक चुप रहा और फिर बोला, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई क्षमता है जिससे तुम चाहो तो किसी के अतीत के बारे में जानकारी हासिल कर सको? उसने पलकें झपकाईं और कहा, ऐसा लगता है। मैं अभी तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक थी, इसलिए मैं वास्तव में जानना चाहती थी कि तुम कौन हो, और फिर तुम्हारे बारे में जानकारी मेरे दिमाग में आई। हालांकि वे सभी बिट्स में थे। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम और तुमने क्या किया है। लेकिन यह पूरा नहीं है। वे सभी बस बिट्स और टुकड़े हैं। मैं और अधिक जानना चाहती हूँ, लेकिन यह मेरे दिमाग को काफी असहज कर देता है। यांग ये ने गहरी सांस ली। यह तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमता है। नहीं, यह शब्द भी पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता कि यह कितना भयानक है। लिटिल स्काई ने कहा, वास्तव में आपके भाग्य के आधार पर आपको अब तक जीवित नहीं रहना चाहिए था। हालांकि आप बच गए हैं। यदि आपका भाग्य बदल गया होता तो यह समझ में आता। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा नहीं हुआ है। आप अभी भी स्वर्ग द्वारा शापित हैं। ऐसे भाग्य वाले लोग आमतौर पर अपने 18वें जन्मदिन से आगे नहीं जी पाते हैं। स्वर्ग द्वारा शापित, यह क्या है? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। वह बहुत सी बातें समझ नहीं पाया जिसके बारे में उसने बात की थी। लिटिल स्काई ने उत्तर दिया, भाग्य और पुनर्जन्म ऐसी चीजें हैं जिनके संपर्क में तुम भविष्य में आओगे। यांग ये ने पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि मैं अब तक कैसे जीवित रह पाई हूँ? उसने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, यह आपके चरित्र से संबंधित हो सकता है। मेरा चरित्र? उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? लिटिल स्काई ने उत्तर दिया, दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। निराशाजनक परिस्थितियां और कठिनाइयां किसी व्यक्ति को कुचल सकती हैं, लेकिन वे उसे बना भी सकती हैं। आप जानते हैं, बहुत बहुत समय पहले मानव जाति ब्रह्मांड में सबसे कमजोर थी। चाहे वह राक्षस जाति हो या अन्य जातियां, वे सभी मानव जाति से बहुत अधिक शक्तिशाली थीं। हालांकि मानव जाति लगातार मजबूत होने का प्रयास करती रही। न केवल यह ब्रह्मांड से लुप्त होने से बची रही, बल्कि इसने अपनी खुद की खेती और सभ्यता की प्रणाली बनाई और यह ब्रह्मांड की सबसे मजबूत प्रजातियों में से एक बन गई। जब यांग ये ने इस बिंदु तक बात की तो उसने उसे देखा और आगे कहा, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुमने उन सभी का सामना किया और अपना रास्ता खुद बनाया। इसलिए न केवल तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए बोझ नहीं बना, बल्कि इसने तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की। यांग ये मुस्कुराया, तो मुझे इसका धन्यवाद करना चाहिए। लिटिल स्काई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख सकता हूं कि आप भाग्य जैसी अस्पष्ट और अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यह समझ में आता है। यह ऐसी चीज है जो उन लोगों को प्रभावित करती है जो इस पर विश्वास करते हैं, और जबकि यह उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जब तक आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक यह वास्तव में अस्तित्वहीन होने के बराबर है। संक्षेप में, मजबूत लोग अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। यांग ये मुस्कुराई, मैं इससे सहमत हूँ। चाहे किसी व्यक्ति का भाग्य कितना भी महान क्यों न हो, अगर उस व्यक्ति में ताकत नहीं है, तो वह व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है। इसलिए मैं केवल अपने हाथों पर विश्वास करती हूँ। मिस लिटिल स्काई, चूंकि आप अंदर जाकर देखना चाहती हैं, तो अंदर जाए। दरअसल वह बहुत रहस्यमयी और अजीब थी, इसलिए वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। हालांकि अगर वह दूसरे नजरिए से सोचता तो उसके साथ दोस्ती करना नुकसानदेह नहीं था। दो वजहें थीं जिनकी वजह से उसने उसे प्राइमोर्डियल पैगोडा में प्रवेश करने दिया। सबसे पहले, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसके बारे में जानती थी। दूसरे, वह उसके वहां प्रवेश करने से नहीं डरता था। अगर उसे आदिकालीन शिवालय के बारे में नहीं पता होता, तो वह निश्चित रूप से उसे उजागर नहीं करता। लेकिन समस्या यह थी कि वह जानती थी। चूंकि वह उसके भीतर की दुनिया के बारे में जानती थी, इसलिए उसे देखने देना कोई समस्या नहीं थी। किसी भी मामले में, जब तक वह उसे अन्य स्तरों पर नहीं ले जाता, वह उन तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाती। दरअसल एक आखिरी वजह थी। वह यह कि उसे आदिकालीन पैगोडा पर पूरा भरोसा था। वह बहुत रहस्यमयी और शक्तिशाली थी। हालांकि क्या वह प्राइमोर्डियल पैगोडा से ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली हो सकती थी? क्या वह वहां पहुंचने के बाद कुछ कर सकती थी? कदापि नहीं। हालांकि इस घटना ने यांग यी को यह एहसास दिलाया कि उसे भविष्य में और भी सावधान रहना होगा। दुनिया बहुत बड़ी थी, और इसमें अनगिनत सक्षम लोग थे। थोड़ी सी भी गलती से कुछ ऐसा ही हो सकता था और उसके भीतर आदिम शिवालय के अस्तित्व को उजागर कर सकता था। जैसे ही उसने उसे सुना, उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी, और फिर वह सफेद रोशनी की किरण में बदल गई जो यांग ये की छाती की ओर बढ़ी। तथापि टकराना
वह अभी यांग यी की छाती के संपर्क में ही आई थी कि वह अचानक पीछे की ओर गिर गई। यांग ये दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राइमोडियल पैगोडा उसे प्रवेश से मना कर देगा। क्यों? क्या प्राइमोडियल पैगोडा उससे डरता था? यह असंभव था। आखिरकार, अगर प्राइमोडियल पैगोडा उससे डरता था तो उसे चेतावनी जरूर देनी चाहिए थी। नन्ही स्काई ने पलकें झपकाईं और उसकी आंखों में भी वैसी ही घबराहट थी। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? यांग ये ने उत्तर दिया, हो सकता है कि वह तुम्हें अस्वीकार कर रहा हो। छोटे आकाश ने पूछा, क्यों? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं भी जानना चाहूंगा। क्या तुम उसे मुझे अस्वीकार न करने दोगे? लिटिल स्काई यांग ये के पास गया और धीरे से बोला, कृपया, मैं एक नज़र देखना चाहता हूँ। यांग ये को काफी मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया था। वह जानता था कि प्राइमोडियल पैगोडा के पास निश्चित रूप से उसे प्रवेश से वंचित करने का एक कारण था। किसी भी मामले में प्राइमोडियल पैगोडा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसने उससे वादा किया था कि वह उसे देखने के लिए अंदर जाने देगा। इसलिए अभी अपने वचन से पीछे हटना अच्छा नहीं था। यांग ये ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे इससे बात करने दो। अगर यह मना करने पर अड़ा रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है। यांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया। बहुत समय बीतने के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं, फिर से कोशिश करो। उसने सिर हिलाया और फिर वह सफेद रोशनी की किरण में बदल गई जो यांग ये की छाती की ओर बढ़ी। इस बार प्राइमोडियल पैगोडा ने उसे नहीं रोका और वह प्राइमोडियल पैगोडा के पहले स्तर की दुनिया में प्रवेश कर गई। यांग ये ने अपनी चेतना को अपने शरीर में विसर्जित कर दिया। प्रथम स्तर की दुनिया में लिटिल स्काई लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थी और उसकी आंखें जिज्ञासा, उत्साह और थोड़ी घबराहट से भरी हुई थीं। बहुत देर तक इधर उधर देखने के बाद वह अचानक खुशी से बोली, कोई कत्लेआम नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं और कोई स्वर्गदाव नहीं। यह शांत है और सब कुछ सुंदर है। बढ़िया, मैं अब से यहीं रहूंगी और इस जगह को अब से लिटिल स्काई कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। यांग ये ने जब यह सुना तो उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अध्याय 1460 एक ताबूत झूलना। छोटा आकाश महाद्वीप। यांग ये का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया, क्या बकवास है। वह इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यांग ये का क्लोन लिटिल स्काई के सामने आया और उसने बहुत गंभीरता से कहा, यह मेरी दुनिया है। उसने पलकें झपकाईं और मुस्कुराई, मुझे पता है। लेकिन इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? मैं इसे तुमसे नहीं छीनूंगी। मैं बस यहीं रहूंगी। यांग ये ने चतुराई से कहा, यह बहुत अच्छा नहीं है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? भले ही वह हानिरहित लग रही थी, फिर भी उसे यहाँ रहने दिया जाए। अगर यांग ये ईमानदार हो, तो अगर उसे रहने दिया जाता तो वह चैन से नहीं रह पाता। लिटिल स्काई ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। मैं। यांग ये का चेहरा बहुत भद्दा था, क्या वह वाकई बेवकूफ है, या वह बोली है? क्या वह नहीं समझती कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या शायद वह अनभिज्ञता का नाटक कर रही है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस लिटिल स्काई, मैं बस स्पष्ट कहूंगा। आपकी उत्पत्ति अज्ञात है, इसलिए मुझे आप पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ रहने नहीं दे सकता। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक बात कही थी। तो है। उसने सिर हिलाया और बात को खींचकर बाहर निकाला। जब वह बात खत्म करने वाली थी तो उसने अचानक यांग ये की तरफ देखा और कहा, यह आसान है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए? यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच लिटिल स्काई अपने हाथों को पीछे करके यांग ये के पास चली गई और फिर उसने थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि इंसानों के बीच भरोसा आपसी होता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना वजह मुझ पर भरोसा नहीं करवाऊंगी। मैं भी तुम पर भरोसा करूंगी। आज से हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे तुम इंसान दोस्तों की बात करते हो। अब से हम दोस्त रहेंगे। यांग ये ने उसकी तरफ देखा। अगर वह अनभिज्ञता का नाटक कर रही थी या दिखावा कर रही थी, तो उसे मानना पड़ेगा कि वह बिल्कुल बेमिसाल थी। हालांकि उसने जो कुछ भी कहा और किया वह ईमानदारी से किया गया था। कम से कम उसे तो यही लगा। सीधे शब्दों में कहें तो उसे लगा कि लिटिल स्काई अनभिज्ञता का नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि वह सचमुच ऐसा ही सोचती थी। इस समय यांग ये को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वह लिटिल स्काई जैसी किसी से कभी नहीं मिला था। क्या उसे जबरदस्ती करनी चाहिए? क्या उसे भगा देना चाहिए? भले ही उसने कहा कि उसे लड़ना नहीं आता, लेकिन कौन जानता था कि यह सच था या नहीं। इसके अलावा वह बहुत ईमानदार लग रही थी। अगर उसका रवैया खराब होता और वह जबरदस्ती करने की कोशिश करती तो उससे निपटना बहुत आसान होता। लेकिन संयोग से उसका रवैया बहुत अच्छा था। इसके अलावा यांग यी एक ऐसी महिला थी जो अनुनय विनय के आगे झुक जाती थी और जबरदस्ती को अस्वीकार कर देती थी। अगर कोई उसका सम्मान करता तो वह उसका सम्मान करता, अगर कोई उसका अनादर करता तो वह उसे मार डालता। लिटिल स्काई ने यांग ये पर कोई ध्यान नहीं दिया।
वह बस उसके सामने लेट गई, अपनी आंखें बंद कर लीं, और लालच से आसपास की शुद्ध आत्मा ऊर्जा और हवा को अंदर खींच लिया। उसे यहाँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। यांग ये ने उसकी तरफ देखा। उसे एहसास हो गया कि उसे यहाँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच लिटिल स्काई ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा, यह जगह वाकई बहुत अच्छी है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, स्वर्गदाव, इच्छाएं नहीं हैं। सब कुछ बहुत ताज़ा है। मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ और कभी बाहर नहीं जाना चाहती। ठीक है, यांग ये ने पूछा, क्या तुम सचमुच बाहरी दुनिया से नफरत करते हो? लिटिल स्काई ने तैरकर सिर हिलाया। ब्रह्मांड की सभी प्रजातियों में से मानव जाति सबसे लालची है। शुरुआत में वे लगातार मजबूत होने का प्रयास करते रहे और उन्होंने खेती की प्रणालियां और सभ्यताएं बनाई। लेकिन अंत में वे आक्रामक हो गए। उन्होंने अन्य प्रजातियों पर आक्रमण किया और उन्हें गुलाम बना लिया। उन्होंने दुनिया की हर चीज पर कब्जा कर लिया। उनकी वजह से एक के बाद एक दुनिया नष्ट हो गई। वे बनाना जानते हैं, लेकिन वे विनाश करने में और भी बेहतर हैं। वास्तव में यह सिर्फ मानव जाति की बात नहीं है न? यांग ये ने कहा, मैं मानता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा वह सच है। हालांकि मानव जाति के अलावा क्या अन्य जातियां शांति पसंद करती हैं? बाकी सब भी ऐसे ही हैं। लिटिल स्काई ने धीरे से कहा, इसलिए मुझे बाहरी दुनिया से नफरत है। बाहरी दुनिया खून से लथपथ है और यह बुराई के माहौल से भरी हुई है। मुझे इससे बिल्कुल नफरत है। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, अगर तुम्हें यह जगह पसंद है तो यहीं रहो। दरअसल जब तक वह प्राइमोडियल पैगोडा के भीतर थी, तब तक उसे इस बात का डर नहीं था कि वह कुछ भी करने की कोशिश करेगी। भले ही प्राइमोडियल पैगोडा ने अभी उसे अंदर आने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसने उससे बात करने की कोशिश की, तो प्राइमोडियल पैगोडा ने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। जाहिर है, प्राइमोडियल पैगोडा को लगा कि वह भी खतरनाक नहीं है। अन्यथा, भले ही उसने उससे बात करने की कोशिश की हो, प्राइमोडियल पैगोडा ने निश्चित रूप से मना कर दिया होगा। वास्तव में, वह यह समझ नहीं पाया कि प्राइमोडियल पैगोडा ने उसे प्रवेश देने से मना क्यों कर दिया था। उसने पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच लिटिल स्काई अचानक यांग ये के पास चली गई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर थपथपाया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी दयालुता को महसूस कर सकती हूँ। हालांकि तुम्हारी दयालुता छिपी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना सिखाने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह प्राचीन सम्राट पायथन के पास चली गई, और जब उसने उसकी दयनीय स्थिति देखी तो उसकी आंखों में दया की एक झलक दिखाई दी। वह उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया, और फिर उसने उसे वापस खींच लिया। यह बहुत खतरनाक है। लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया। यह ठीक है। यह मुझे नहीं काटेगा। जैसे ही उसने बात की, वह अजगर के पास तैरती हुई चली गई। इस बीच अजगर ने अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में क्रूरता दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन यांग ये को इसे गायब होते देखने में बस एक पल लगा। उसकी आंखों में क्रूरता की जगह जिज्ञासा की झलक ने ले ली। लिटिल स्काई ने अपना सिर धीरे से रगड़ा और फिर यांग ये की ओर देखने लगा। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? यांग ये ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। अगर अजगर ने उसे जाने दिया होता, तो वह स्वाभाविक रूप से उससे परेशानी की उम्मीद नहीं करता। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह उसे लगभग खा ही गया था। तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था? सच कहूं तो, अगर वह अपनी ताकत के कारण नहीं होता, तो वह उसे टुकड़ों में काटकर बिग ब्लैकी और बाकी लोगों को खिला देता। लिटिल स्काई ने धीरे से कहा और उसकी तरफ एक हल्की सी विनती भरी नजर डाली। यह बहुत दयनीय है। यांग ये ने उदासीनता से कहा और आश्वस्त नहीं था, उसने मुझे लगभग खा लिया था। लिटिल स्काई बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, इसे बाकी बच्चों की तरह 5 साल तक अपने अधीन रहने दो। उसके बाद इसे आज़ाद कर दो, ठीक है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप इसे वश में कर सकती हैं, तो मैं 5 साल में इसकी स्वतंत्रता वापस करने को तैयार हूं। ठीक है। उसने सिर हिलाया और फिर वह अजगर की ओर देखने लगी। 5 साल? 5 साल तुम्हारे लिए बस एक पल के बराबर हैं। तो 5 साल तक उसका पीछा करो, ठीक है? अजगर ने यांग ये की ओर देखा और फिर लिटिल स्काई की ओर देखा और अंत में सिर हिलाया। यांग ये ने लिटिल स्काई पर एक गहरी और लंबी नजर डाली, क्योंकि वह वास्तव में बहुत रहस्यमय थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अजगर केवल उसके कारण सहमत हुआ था। वह वास्तव में कौन है? सभी राक्षस जानवर उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? यांग ये ने उससे ये सवाल नहीं पूछे क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं मिलता। चाहे जो भी हो, माना जा सकता है कि उसने उसकी बहुत मदद की है। अब जब उसे अजगर की मदद मिल गई थी, तो उसके अंधेरे के जंगल में पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। आखिरकार, वह एक बेजोड़ क्रूर जानवर था, खासकर तब जब वह अब कैद में नहीं था। लिटिल स्काई ने उसके सिर को धीरे से थपथपाया और फिर उसने यांग ये को देखा। अपना काम करो। मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति दूर तैरने लगी और उसे उसकी दृष्टि से ओझल होने में अधिक समय नहीं लगा। यांग ये कुछ देर तक चुप रहा और फिर वह वहीं गायब हो गया। जब तक वह आदिकालीन शिवालय के भीतर थी, तब तक वह उसे किसी भी समय पा सकता था। यह कहा जा सकता है कि उसकी हर हरकत उसकी निगरानी में थी, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि वह उसके साथ चालें चलेगी। इस बीच यांग ये ने बाहरी दुनिया में अपनी आंखें खोलीं। उसने उस ताबूत को देखा जिसमें लिटिल स्काई था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर वह उसके पास गया और उसे छू लिया। बहुत ठंड थी। बर्फ का डिब्बा ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ से बना हो। असल में वह सचमुच बर्फ से बना था, लेकिन बर्फ सामान्य नहीं थी। इसमें असामान्य क्या था? शुरुआत में यांग ये भी इसे ठीक से पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे यह पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि जब उसने तैरते हुए ताबूत को हिलाने की कोशिश की तो उसे यह जानकर झटका लगा कि यह वास्तव में बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। यांग यी ने और अधिक ताकत लगानी शुरू कर दी। फिर भी वह अभी भी हिलने से इनकार कर रहा था। उसकी शारीरिक शक्ति कितनी प्रबल थी! यह युग के शिखर पर थी। यह कहा जा सकता है कि वह एक विशाल पर्वत को भी हिला सकता था। लेकिन इस समय वह अपने सामने तैर रहे इस छोटे से बर्फ के ताबूत को भी नहीं हिला सकता था। तो यह कितना भारी था! यांग ये एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर उसने स्वर्ग का कब्र का पत्थर वापस खींच लिया और उसे ताबूत पर पटक दिया। टकराना! स्वर्ग की कब्र का पत्थर हिंसक रूप से हिल गया, जबकि यांग ये 5 किलोमीटर दूर तक विस्फोटित हो गया। इसके अलावा स्वर्ग की कब्र के पत्थर पर रक्त की लाल चमक वास्तव में थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि ताबूत पर एक भी निशान नहीं था। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने अपनी हथेली पलट दी। स्वर्ग के कब्र के पत्थर को तलवार के अग्रदूत के साथ बदल दिया गया और फिर वह बर्फ के ताबूत के पास गया और उस पर अपनी तलवार घुमाई। टकराना! यांग ये फिर से उड़ गया। इस बार उसने खुद को नहीं रोका और अपनी पूरी ताकत लगा दी। यही कारण था कि झटका बहुत ज्यादा था और इससे उसका पूरा दाहिना हाथ सुन्न हो गया। हालांकि उसने अपने दाहिने हाथ पर ध्यान नहीं दिया और उसने बर्फ के ताबूत को देखा। ताबूत पर एक महीन निशान था। यांग ये ने यह देखकर थोड़ा सिर हिलाया। अगर तलवार का अग्रदूत भी बर्फ के ताबूत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो यह बिल्कुल भयानक होगा। हालांकि यह अभी भी भयानक था क्योंकि तलवार का अग्रदूत केवल उस पर एक निशान छोड़ने में सक्षम था। इसके अलावा निशान असाधारण रूप से हल्का था। बर्फ का ताबूत बहुत मजबूत था। हालांकि बर्फ का डिब्बा अचानक हिल गया और फिर उस पर का निशान गायब हो गया। वह बिना कोई आवाज किए ऐसे ही गायब हो गया और ऐसा लगा जैसे वह निशान कभी था ही नहीं। यांग ये का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया, क्योंकि बर्फ का डिब्बा न केवल ठोस था, बल्कि उसमें खुद को ठीक करने की क्षमता भी थी। यह वाकई भयानक था। इस समय यांग ये को एहसास हुआ कि वह कितना हास्यास्पद था जब उसने बर्फ के ताबूत का इस्तेमाल सफेद भालुओं को धमकाने के लिए किया था। यह कहा जा सकता है कि भले ही उसने उस पर प्रहार किया हो, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यांग यी के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट आने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि ताबूत लिटिल स्काई का था और वह प्राइमोडियल पैगोडा के भीतर थी। सीधे शब्दों में कहें तो ताबूत अब उसका था। एक बार जब उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त स्तर तक सुधर गई, तो बर्फ का ताबूत बेहद मददगार होगा। इसका प्रयोग स्वयं का बचाव करने के लिए भी किया जा सकता है और दूसरों पर प्रहार करने के लिए भी। अगर वह इसे रक्षात्मक रूप से इस्तेमाल करता, तो तलवार का अग्रदूत भी इस पर केवल एक हल्का निशान ही बना सकता था। अगर वह युद्ध के महत्वपूर्ण क्षण में इसके भीतर छिप जाता, तो क्या कोई इसे तोड़ सकता था? जहां तक दूसरों पर इसे घुमाने की बात है, तो यह ताबूत इतना भारी था कि रॉक माउंटेन के रॉक टाइटन्स का शरीर भी बर्फ के ताबूत से टकराने के बाद विकृत हो जाता था। यह एक परम खजाना था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।